Okay, dear students and viewers, first of all, the most welcome to our Dhruva webinar. Now you may be a bit curious what is the meaning of the Dhruva webinar. It appears to be slightly misleading. My students, Dhruva, you might have heard about pole star. Earlier the navigators were just moving their boat. They were not having at that time astrolabe or you can say the compass. मतलब पहले क्या होता था कि जब बढ़ते थे हमारे नाविक जो समुद्र में जाते थे तो उनके पास कंपास या दूसरा सूचक यंत्र नहीं होता था, तो ध्रुव स्टार को देखकर और फिर वो अपने बोट के डायरेक्शन को पकड़ते थे। तो मैं स्टूडेंट्स आज जो हमारा ये लेक्चर है या हमारी पूरी टीम का लेक्चर होगा, जो 7 डेज का प्रोग्राम होगा, वह आपके लिए आई ओपनर का काम करेगा, वही ध्रुव तारा का काम करेगा, जिससे आपको डायरेक्शन मिलेगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमने इसका नाम ध्रुवा वेबिनार रखा है। अब हम आते हैं, देखिए आज तो वैसे हमें बहुत सारी चीजें आपको बतानी है, लेकिन सबसे पहले हम टारगेट करते हैं 2025 के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर उनको मैं थोड़ा क्लू बताता हूं, बल्कि आप कहें तो मैं अपना टीचिंग सीक्रेट बताता हूं। अब वो सीक्रेट क्या है कि आपने कोई ऐसा नहीं कि अभी प्रीलिम्स आई है तो आज के प्रीलिम्स, आई एम रिकॉलिंग कि 93 से और 2011 तक प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जब ऑप्शनल भी हुआ करता था तो हम बल्क में बच्चों को क्वालिफाई करवाते थे। और 2011 में आप चेंज हो गया, आप तो जानते ही हो, प्रीलिम्स में तो अब सी सेट आ गया, तो अभी जो जनरल स्टडीज आ गया है उसको भी हम उसी प्रिंसिपल पर लेकर चल रहे हैं। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि हम किस तरह से उसको आगे लेकर बढ़ने वाले हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अब चलिए मैं हिस्ट्री का ही एग्जाम्पल देता हूं, 2025 वाले जरा गौर से सुनेंगे और आप अपने ढंग से भी प्रैक्टिस करिए इसको। अगर कर सकते हो तो करिए, नहीं तो हम तो आपकी सेवा के लिए उपस्थित हैं ही। जैसे आप कभी भी, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, लेकिन आप यू हैव नॉट टू प्रिपेयर प्रीलिम्स अलोन। इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर प्रीलिम्स अलोन, दैट इज डेफिनेटली मिसलीडिंग फॉर यू। यू हैव टू कैरी द मेंस अलोंग विथ प्रीलिम्स वर्क, और आपको मेंस के स्ट्रक्चर में प्रीलिम्स को डालकर फिर उसे आपको रखना होगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, चलो हिस्ट्री को ही लेते हैं। हिस्ट्री में अब हमारा फार्मूला है कि हमने अब आपको वैदिक से लेकर अर्ली मिडिवल एज तक पढ़ना है। सो बेटर टू डिवाइड द सिलेबस इनटू डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट सेगमेंट्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल। फिर पॉलिटिकल को हमने 2 पार्ट में बांट दिया, पॉलिटिकल एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह से हमने दूसरा हमारा इकोनॉमी हुआ, तो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स, एंड देन वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स, जैसे अब उसमें कृषि है, शिल्प है, व्यापार है, मॉनेटरी सिस्टम है, मुद्रा व्यवस्था है, नगर है। इसी तरह से हम सोसाइटी को डिवाइड कर दिया, इसी तरह से हमने कल्चर को डिवाइड कर दिया। अब क्या है कि हम चेंजेस को पकड़ के चल रहे, उससे हमारा मेंस का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा। अब उसी में जो डेटा है उससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, अब जैसे हम जब इकोनॉमी में आए तो वी आर जस्ट गोइंग टू टच एग्रीकल्चर, हमने कृषि को पकड़ा, तो अब हमारा एक पॉइंट बना कृषि। तो अब हम वैदिक पीरियड में आए, तो कोई स्टूडेंट्स अगर अकेला याद करना चाहेगा कि शतपथ ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि राजा जनक ने खुद हल अपने हाथों से हल जोतने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई, मींस कि इट इज फ्रॉम द टेक्स्ट शतपथ ब्राह्मण वी कम टू नो द किंग वाज कैरिंग द, यू कैन से, प्लॉइंग हिमसेल्फ, राजा जनक, एंड देन जानकी वाज बोर्न। तो अब ये वैसे कोई अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहे माय स्टूडेंट, तो इंफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, वो इंफॉर्मेशन आप रिटेन ही नहीं कर पाओगे। आप अगर आज करोगे फिर भूल जाओगे। तो उसको हम क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर हो, इकोनॉमी हो, या फिर आपको रिलीजन वाले में कोई भी मुद्दा है, उपनिषद से जुड़ा हुआ है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म से जुड़ा हुआ है, तो रिलीजन वाले स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा। Then you will do justice to the subject. So my students, carry your prelims along with mains. हाँ, कुछ एक डेटा के प्रति आप ज्यादा कॉन्शियस रहोगे, तो हमारा पूरा जो कंटेंट है उसी लाइन पर है, हमारी जो पूरी मेंटरशिप है उसी लाइन पर है। और हमने
अपने मेंटोर को भी उसी तरीके से प्रशिक्षित कर रखा है, और आपको भी मैं प्रशिक्षित कर रहा हूं। आप अगर अपने तरीके से इसको फॉलो कर सकते हो तो इस तरीके को आप जरूर फॉलो करना। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको थोड़ा सा करंट पर नजर रखना पड़ेगा। अब जैसे कल परसों के न्यूज़पेपर में, आई हैव टू शेयर समथिंग विथ यू। अब क्या है, पार्लियामेंट में भी मुद्दा बहुत तूल पकड़ा हुआ है कि भाई दिल्ली का, चूंकि आप तो जानते हैं कि आजकल का ट्रेंड हुआ है कि हम अपने पुराने नामों को जिलाएं, अपने पुराने कल्चर को जिलाएं। तो अर्लियर द नेम ऑफ दिल्ली वाज योगनीपुर, एक टाइम था। तो अब योगनीपुर दिल्ली का नाम होना चाहिए, तोमर्स के टाइम में इसका क्या नाम था? सो दैट हैज बीन कंट्रोवर्शियल इशू इवन इन द पार्लियामेंट, यू नो। तो अब वो न्यूज़पेपर में उछल कर आ गया। अब आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट इज करेक्ट अबाउट, which of the following statements is correct about Delhi? Point one, its earlier name was योगनीपुर। अब ये दे दिया तो गनीमत है, नहीं तो यह भी पूछा जा सकता है कि भाई योगनीपुर शब्द किस टाउन के लिए है? दिल्ली, आगरा, फिर दो तीन इसी तरह से आपको नाम दे देंगे किसको योगनीपुर कहा जाता था। आपको कोई एमपी का कोई शहर दे देंगे, उज्जैन, तो वहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करते हैं। तो करेंट पर भी यू हैव टू कीप योर आइज, और ये सारे सब्जेक्ट्स पर लागू होते हैं। हम भी आज थोड़ा सा अन्य सब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में भी बात करेंगे, लेकिन हमारे जो पूरे टीम ऑफ टीचर्स आएंगे, जो हमारा ये प्रोग्राम पूरे 7 डेज का है और जो आपके लिए आई ओपनर होगा, उसमें आप पार्टिसिपेट करेंगे। फिर जो मेरा पहले आप अपने तरफ से कोशिश करिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो यू आर हैविंग सफिशिएंट टाइम। हम आपको मेंटोरशिप में भी हेल्प करेंगे, और कई तरीके, क्योंकि मेंटोरशिप हमने खुद अपने ही देख रेख में लाया है। एंड इवन इन 2 days इन अ मंथ आई विल बी देयर along with my स्टूडेंट्स। ये मैंने बिल्कुल ही सोच रखा है कि क्योंकि आप तो जानते हैं कि हमारा पैराडाइम शिफ्टिंग, हमारा तरीका, और जितने बच्चों का हो सके, जितने का सिलेक्शन हो सके, जितने बच्चे यूपीएससी के एक्चुअल प्रिपरेशन से जुड़ सके, वही हमारा मोटो है। तो अगर जहां तक हो सकेगा हम आपको इस विषय में हेल्प कर पाएंगे। तो ये तो रहा 2025 वाले को। अब मैं ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करता हूँ। मैं स्टूडेंट्स, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द फैक्ट दैट कि my students and viewers have been so much familiar with history now on my channel. So history is not a new thing. You already know the fact that I have started various sorts of program on my channel. For example, present and past communication series, critical opinion series, and I will continue with the series. मैं उस सीरीज को डिसकंटिन्यू नहीं करने जा रहा, आप विश्वास रखें। Apart from that, I am just delivering so many reels also. एंड इवन द रील्स आर नॉट द जोक। मैंने रील्स में हम कभी भी आप देखेंगे बहुत नॉन सीरियस बातें, या कई बार लोग कहते हैं कि मोटिवेशनल। भाई मोटिवेशनल ठीक है, बच्चों को मोटिवेशन काफ़ी है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ उससे भी आपको मोटिवेशन मिल रहा होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो बात होनी चाहिए। अब केवल मोटिवेशन टू मच मोटिवेशन इज गोइंग टू बी डिमोटिवेट स्टूडेंट्स इटसेल्फ। तो अब सवाल ये है कि भाई मोटिवेशन भी एक सीमा के बाद जाकर वो बड़ा उबाऊ और बहुत ही टॉर्मेंटिंग हो जाता है। क्योंकि एक कहावत है कि महाभारत का एक कैरेक्टर है, संभवतः ये भीष्म ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कौन सखे आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम है। तो देखिए, आत्मबल बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मबल के बिना हम सस्टेन नहीं कर सकते, दिस इज रियलिटी। लेकिन यह भी रियलिटी है कि फिजिकल प्रिपरेशन के बिना भी हम आत्मबल से नहीं जीत सकते। तो दोनों का मेल होना चाहिए। तो हमने मोटिवेशन का काम दूसरों पर छोड़ रखा है, और हम ग्राउंड रियलिटी पर काम करना चाहते हैं कि भाई स्टूडेंट्स के बीच रहकर और उनमें कैसे बेटरमेंट किया जाए, कैसे उनको थिंकिंग क्रिएचर बनाया जाए, इस पर मेरी पूरी एनर्जी होती है। इसलिए रील भी मैं बना पाता हूं तो प्राय मोटिवेशनल मुझे थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। मुझे लगता है वो केवल रिझाने वाली बात होगी, इसलिए मैं उसमें भी कुछ ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन की चर्चा करता हूँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी हिस्ट्री के मेथड को आप सभी लोग जान रहे होंगे, और उसको अगर मैं चर्चा भी करूंगा आपको कोई नई चीज नहीं लगेगी। देखिए, पहली चीज क्या है मैं आपको बताता हूं कि बात आती है सिलेबस की। ये दैट इज नॉट विजिबल फॉर यू, तो आप अपने सिलेबस में भी वर्क में देख सकते हो। तो इसमें आपको जो चीजें दिखेंगी, तो इंडियन, अब
इतना ही हिस्ट्री का सिलेबस है। एंड इट अपीयर्स दैट कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सियरली फॉलो द सिलेबस या सिलेबस ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो आपके लिए एक तरह से मिसलीडिंग हो जाता है। मिसलीडिंग इसलिए होता है क्योंकि सिलेबस से रेंज ऑफ क्वेश्चंस कुछ भी पता नहीं चल पाता है। फॉर दैट यू आर सपोज टू गो थ्रू द क्वेश्चन बैंक फर्स्ट। आप अगर क्वेश्चन बैंक में जाते हो, फिर आपको तब जाके रेंज ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चलता है। सो लेट अस ब्रीफ अबाउट द सिलेबस फर्स्ट। Indian culture will cover the salient aspect of art forms, literature and architecture from ancient to modern times। मतलब कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें जो कला, साहित्य और स्थापत्य का एंशिएंट से मॉडर्न टाइम तक जो मेन फीचर्स है उसको कवर किया जाएगा। अब देखिए एक लाइन में उन्होंने पूरे कल्चर को निपटा दिया, लेकिन हमें कल्चर को निपटाने में 1 महीने से ऊपर लग जाते हैं, मतलब 30 क्लासेस प्लस में लगते हैं, क्योंकि उसमें हमको प्रीलिम्स का एरिया भी कवर करना पड़ता है, मेंस का एरिया भी कवर करना पड़ता है। तो उन्होंने तो एक सेंटेंस में निपटा दिया, लेकिन हमारे लिए उन्होंने बहुत बड़ा हेडेक दे दिया। जब तक हम रेंज ऑफ क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो कहां से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। Then modern Indian history from about the middle of 18th century until the present, significant events, personality issues। तो जब 2013 में क्वेश्चन आया था तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब उन्होंने पूछा था, जब इस तरह का जब उन्होंने लिखा था तो बड़ा मुझे मिसलीडिंग लगा था कि यार ये तो बहुत अच्छी बात कर रहे 18th सेंचुरी के मिडल से प्रेजेंट टाइम। तो इसका मतलब क्या है कि वो करंट अफेयर्स भी कवर करने वाले हैं उसमें। तो तब तक तो क्वेश्चन पेपर आया नहीं था, सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर। बट द फर्स्ट ईयर आई जस्ट ट्राई टू कवर अप टू नॉर्मली 2000, मैंने 2000 तक कवर कर लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं प्रेजेंट एरा लिख रहे हैं तो प्रेजेंट में 2012 और 11 तक तो नहीं आएंगे, लेकिन 2000 तक आ सकते हैं। और बिपिन चंद्रा ने एक बुक भी लिखी थी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सो ही हैज कवर्ड अप टू 2000। तो मैंने भी वही अनुमान किया कि 2000 तक हमें कवर करना चाहिए। बट later whenever I have gone through so many questions, so I came to the realization that no, they are not going to cover up to 2000, but rather you can say कि they are going to stay up to 1960s, maximum 1970s, not more than that। तो अब वहीं तक मैं भी स्टूडेंट्स को रोक देता हूँ, लेकिन हाँ मैं स्टूडेंट्स को जरूर कहता हूँ कि अब यहाँ कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री का फायदा आप इंडियन सोसाइटी में भी उठाइए और उसका फायदा आप उठाइए। यू हैव टू बी बेनिफिटेड इवन इन द अदर पार्ट्स ऑफ जनरल स्टडीज। जैसे मैंने एक कॉन्टेम्पररी में एक मटेरियल बना रखा है जिसको मैं और भी इलाज कर दूंगा, उसको मैंने ला दिया है 2013 तक, मतलब अप टू मनमोहन सिंह एरा। मोदी जी का एरा अभी तक कवर नहीं किया, अब मोदी जी का एरा कवर कर लूंगा तो 3 टेन्योर हो गए, काफी बातें आगे बढ़ गई, तो वह एकदम करंट पर आ जाएगा। लेकिन वो शुरू होगा हिस्ट्री से, और हिस्ट्री से कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री, और कंटेम्पररी से करंट पर आ जाए। तो यही ब्यूटी भी है, यही ब्यूटी भी है पढ़ने का। सोशल साइंस की ब्यूटी क्या है? कनेक्टिविटी। अगर हमको पास्ट से लेके प्रेजेंट तक की समझ हो जाए ये तो सोने में सुहागा है। दैट इज सो इज द बेटर। सो तो ये चीज हमें है। तो उसी तरह देखिए फ्रीडम मूवमेंट में एक्चुअली दे हैव earmarked certain topics in freedom movement. One is modern Indian history from about the middle of the 18th century until the present, significant events, personality issues। मतलब आधुनिक भारत का इतिहास जो 18वीं सदी के मध्य से लेकर और वर्तमान समय तक जो मैंने आपको बताया। Then the freedom struggle, its various stages, important contributions from different parts of the country। अब इसको एक अलग टॉपिक बनाया है जिसमें कि फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम, जिसमें अलग अलग रीजन्स और पर्सनालिटीज के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात की है, तो इसका भी एक एरिया है। देन पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। जो पोस्ट इंडिपेंडेंस है उसका रीऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है उसको एक अलग टॉपिक बनाया है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को एक अलग टॉपिक बनाया है। बहुत मोस्ट वेलकम यू कैन से। अब हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, अब हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में देखिए एक ही में उसने इतने कंफ्यूजिंग ढंग से डाल दिया हुआ है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्कवर कि व्हाट इज द एग्जैक्ट डिमांड ऑफ द टॉपिक। तो आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तभी जाके आपको तस्वीर क्लियर होती है। जैसे हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, विड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज
and colonization, decolonization, political philosophy like communism, capitalism, socialism, etc. their forms and effect on society. अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी यूज किया है उसमें बहुत हाफेजार्ड वे में, मीन्स कि दैट प्लेसिंग द टॉपिक्स नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब बड़ा ही हाफेजार्ड मैनर में दिया हुआ है। जैसे अब विश्व इतिहास उसमें 18th सेंचुरी अब बता रहा है 18th सेंचुरी एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द फिनोमेना ऑफ 19th सेंचुरी, और ये बता रहा है कि 18वीं सदी का इतिहास उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति, वर्ल्ड वॉर्स, अब वर्ल्ड वॉर्स दे रहा है, अब सीधे औद्योगिक क्रांति से वर्ल्ड वॉर्स पर चला गया। अब रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, अब राष्ट्रीय जो बाउंड्री है उसके रिड्रॉल की बात कर रहा है कि नेशनल बाउंड्री कैसे बना, वो तो 18th सेंचुरी का फिनोमेना है। और फिर दे रहा कोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन, अब कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन को साथ दे रहा, वर्ल्ड वॉर्स पहले दिखा रहा है, कोलोनाइजेशन बाद में दिखा रहा है। उसके बाद फिर पॉलिटिकल फिलोसफीज में कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन देयर सोसाइटी। तो अब देखिए जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि आदि विचारधारा और उसके कितने प्रकार हैं और समाज पर क्या प्रभाव है, ये सब तो पहले घटित हुई। तो खैर इससे कुछ नहीं, सिलेबस को देखने के बाद और क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद एक एरिया आपको पता चल जाता है। उसके बाद आपको इंडियन सोसाइटी पर ये टॉपिक्स दिया हुआ है कि सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया जैसे भारत की जो विविधता है और सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या है, रोल ऑफ वीमेन एंड वीमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। तो मैंने महिलाओं और की स्थिति और महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन है, जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे हैं, गरीबी एवं विकास की चुनौतियां हैं, नगरीकरण हैं और उनके चैलेंजेज हैं, उनके सल्यूशन हैं, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन सोसाइटी, मतलब भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव है, सोशल इंपावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, मतलब कि सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षता। अब देखिए इन दोनों में जैसे कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री और इंडियन सोसाइटी के इतने टॉपिक्स और क्वेश्चंस कॉमन हैं कि मैंने अब इसमें आपको, मैंने तो हिस्ट्री में हमेशा इंटीग्रेटेड अप्रोच बताया है, तो अब आपको क्या बताना, यू ऑलरेडी नो द फैक्ट कि भाई हम किस तरह से आपको पढ़ाएंगे। तो हाउ टू स्टडी में क्या है कि आई एम ऑलवेज जस्ट ट्रीटिंग हिस्ट्री एज द स्टडी ऑफ चेंज। मैंने हिस्ट्री को हमेशा परिवर्तन के अध्ययन के रूप में देखा है, एंड वी आर गोइंग टू टेक द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक द एग्जाम्पल्स। तो फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को हम एग्जाम्पल्स बनाकर चलते हैं। तो अब वही हमारा प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर भी मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी अलग अलग नहीं होगी, दोनों साथ साथ होगी। और मेंस के स्ट्रक्चर में प्रीलिम्स के टॉपिक्स को, जो प्रीलिम्स के जो इश्यूज या इंफॉर्मेशंस है उसके बीच में डालकर तब आप पढ़ोगे, तभी जाकर आपको कॉन्फिडेंस भी आता है। मेंस से प्रीलिम्स को फायदा होता है और प्रीलिम्स से मेंस को फायदा होता है। उसी तरह हम स्ट्रक्चरिंग कर देते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल, और फिर उसको सब डिवाइड करते हैं। जैसे पॉलिटिकल है तो उसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन है, जैसे उसमें अब मान लीजिए आप अगर वैदिक पीरियड ही पढ़ते हो तो वैदिक से आप अर्ली मेडिवल एज तक जाते हो, और कमिंग फ्रॉम वैदिक पीरियड टू अर्ली मेडिवल एज, यू नो। या फिर आप सल्तनत और मुगल पीरियड पढ़ते हो। तो मेरा अपना मानना है, मैंने इस बात का जो स्टडी किया है वो स्टडी हमने इसी आधार पर किया कि भाई चीजें तो वैसे याद रहेंगी नहीं, तो क्यों ना हम चेंजेज के मार्फत समझें। इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू द चेंजेज, तो फिर हम चेंजेज को कैसे डिवाइड करें। तो हमने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, उसको हम डिफरेंट सेगमेंट्स में बांट लेते हैं। तो हमने उसको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल। अब पॉलिटिकल में भी दो पार्ट कर दिया, एक कर दिया पॉलिटिकल और टेरिटोरियल एक्सपेंशन, यू कैन से इट इंक्लूड्स द स्टेट, एम्पायर, डायनेस्टी एंड किंग, मतलब राज्य, साम्राज्य, वंश एंड शासक। तो अब मान लीजिए आप अगर वैदिक से ही शुरू करो, तो वैदिक से अब जैसे पहले आपने एक मैप सामने रखा, ऋग वैदिक आर्यंस का एक्सपेंशन देखा, फिर लेटर वैदिक आर्यंस का एक्सपेंशन देखा,
फिर आपने 16 महाजनपद का कंडीशन देखा, वहाँ से हिस्ट्री क्लियर ज़्यादा होना शुरू होता है। फिर आपने मगधन एम्पायर का राइज देखा। तो मगधन एम्पायर में जो किंग्स हैं, वो किंग्स किस डायनेस्टीज के बाद कौन सी डायनेस्टी आई और किस किंग का क्या कंट्रीब्यूशन है। फिर आप मगधन से मौर्यन पर आए, तो आप मौर्यन किंग्स का कंट्रीब्यूशन देखते हुए और मौर्यन एम्पायर का एक्सपेंशन देखते चले गए। फिर पोस्ट मौर्य आए, फिर गुप्ता आए, फिर पोस्ट गुप्ता आए, और मैप आपके सामने मैप वर्क आपका साथ साथ चल रहा। तो आप जब अर्ली मिडिवल राजपूत पीरियड पर आओगे तब तक आपकी कनेक्टिविटी वैदिक से लेकर बनेगी। लेकिन हाँ, अब मैं ये क्या कहता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भूल जाते हैं, तो हम कहते हैं कि देखिए, आपको हार्डवेयर को मजबूत बनाना पड़ेगा। आप कहेंगे भाई ये हार्डवेयर का क्या चक्कर है, तो देखिए, अब सॉफ्टवेयर डलेगा, तो सॉफ्टवेयर जब तक हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर बोलेगा कैसे। तो हार्डवेयर बढ़ाने का तरीका क्या है, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन, बौद्धिक जुगाली। बौद्धिक जुगाली वैसे भी हार्डवेयर को बढ़ा देता है। अब जैसे देखिए उसमें क्या करना है, मैं आपको बताता हूं। अब जब बौद्धिक जुगाली आप कर लेते हो, देन यू विल बी इन पोजीशन टू डू द क्वेश्चन राइटिंग। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे देखिए, अब एग्जांपल्स आप इसको ऐसे समझिए कि आप एक टर्म यूज करते हो, जो टर्म है एक टर्म आप यूज करते हो बाइट, दूसरा च्यू और तीसरा डाइजेस्ट। यू आर यूजिंग द टर्म बाइट, च्यू एंड डाइजेस्ट। सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट। हम इसको लिखते हैं। जैसे बाइट का मतलब हुआ जो कोई चीज हुई, ओके। तो अब उस चीज को आप मतलब कट करते हो, मतलब कट करते हो का मतलब हुआ कि यू आर जस्ट बाइटिंग समथिंग। Bite. After bite, you can use the term chew. जैसे अगर चीजों को आपने बाइट किया, पहले काटा, काटने के बाद च्यू किया मतलब चबाया, और च्यू के बाद तब होता है डाइजेस्ट। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स पर आप बाइट्स कर लेते हो, और बाइट्स करने के बाद च्यू तो करते नहीं, और च्यू के बाद जिसको हम बौद्धिक जुगाली इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन कहते हैं, उसको चबाना कहते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि हम अगर वैदिक काल में पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ा, लीडिंग वैदिक टू लेटर वैदिक एक्सपेंशन देखा, उसके बाद हमने बुद्धा एज, मौर्य एज, जब इतने सारे डायनेस्टीज किंग्स देखे, कॉन्ट्रीब्यूशन देखा, तो उसको एक एक को पढ़ के और लिंक करते हुए आगे उस पर सोचना पड़ेगा, और आंख बंद करके यू आर सपोज टू डू द इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन। तो क्या होता है कि एक तरह का योगा होता है, तो आपकी मेमोरी भी बढ़ती है उससे। जैसे मान लीजिए कि किसी का हाथ वीक हो जाए तो क्या करेगा, उस हाथ का बार बार एक्सरसाइज करता है या वजन उठाता है, ही विल जस्ट डूइंग द डम्बलिंग, डंबल लेगा, तो उससे क्या होगा, हाथ की ताकत बढ़ेगी। तो दिमाग की ताकत बढ़ानी हो तो क्या करना होगा, दिमाग को ज्यादा यूज करना होगा। दिमाग को खाली छोड़ेंगे तो और वीक होता जाएगा, उसकी मेमोरी और भी वीक होती जाएगी। मेमोरी क्या है, मेमोरी तो बड़ा ही कॉम्पिटिटिव टर्म है, आप जितना यूज करोगे बढ़ेगा। तो आप इस तरह से जब बाइट के बाद च्यू करते हो और डाइजेस्ट कर लेते हो, उसके बाद अगर आपके पास एक लैंग्वेज होता है, लैंग्वेज, इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो यू कैन, ये डाइजेस्ट के बाद और लैंग्वेज आपके पास अच्छा है, तो कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा आप उसकी राइटिंग कर लोगे, वॉट एवर मे बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता, यूपीएससी कभी भी क्वेश्चन को सीधा नहीं पूछता। अब देखिए, ये हम आपको बताते हैं कि ये कल्चर पे उसने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा कि भारत की प्राचीन सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस की सभ्यताओं से इस बात में भिन्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप की परंपराएं आज तक भंग हुए बिना परिरक्षित की गई है। टिप्पणी खींची। The ancient civilization in Indian subcontinent differed from those of Egypt, Mesopotamia and Greece in that its culture and traditions have been preserved without a breakdown to the present day. Comment. मतलब इसको, वैसे तो मैं आपको राइटिंग पर एक अलग क्लास लेने वाला हूं, लेकिन मैं अभी फिलहाल
आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा बताता हूं, तब आपको पता चलेगा कि कितनी अंडरस्टैंडिंग को बनाना कितना आवश्यक है यूपीएससी के क्वेश्चन को करने के लिए। जैसे इसने यह कहा कि मिस्र, मेसोपोटामिया और ग्रीस यानी यूनान की सभ्यता के विपरीत, क्योंकि इन सभ्यताओं में क्या है कि इनकी परंपरा टूट गई, लेकिन जो भारतीय सभ्यता है उसकी परंपरा बिना विच्छिन्न हुए विदाउट एनी ब्रेकडाउन, इट हैज कंटिन्यूड टिल टुडे। हाउ इट पॉसिबल? तो ये पूछना क्या चाहता है, तो आपको देखना पड़ेगा जैसे मिस्र की सभ्यता आई, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और इंडिया का इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब कॉन्टेम्पररी थे। तो आप कहेंगे भाई अगर ब्रेकडाउन हुआ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हुआ, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, लेकिन केवल अर्बन रीजन का ही डिक्लाइन हुआ ना। इंडस ट्रेडिशन जस्ट मर्ज विथ इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन इंडस ट्रेडिशन कंटिन्यू टिल टुडे। तो हमारा वहां तो कंटिन्यूएशन है, केवल अर्बन रीजन का डिक्लाइन है। और उनके यहाँ क्या हुआ कि 7th सेंचुरी में जब इस्लाम का आगमन हुआ, इस्लाम ने मेसोपोटामिया और इजिप्ट को जीत लिया, एंड इस्लाम हैज कोलोनाइज्ड मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। अब कहोगे भाई ग्रीस का क्या हुआ? ग्रीस को तो इस्लामी पावर ने जीता नहीं। तो उन्होंने जैसे इस्लाम ने अगर ग्रीस और इजिप्ट और मेसोपोटामिया को जीता, तो इस्लाम हैज थॉरोली इस्लामाइज्ड इट, उसने उसका पूरी तरह से इस्लामीकरण कर लिया। तो उनकी जो प्राचीन संस्कृति थी वो दब गई। बाद में जब 19th सेंचुरी में उसका उद्घाटन हुआ, तब लोग जान सके अपने प्राचीन धरोहर को अच्छे ढंग से, क्योंकि उसका इस कदर इस्लामीकरण हो गया, मतलब प्राचीन संस्कृति का शेष कुछ बच नहीं गया। अब ऐसे मिस्र है तो पिरामिड बच गया, लेकिन उसकी जो पूरी स्मृति थी अखमीनी साम्राज्य की जो परंपरा थी, वो परंपरा फिर नहीं रह गई, वो मिट गई। और यूनान में क्या हुआ कि यूनान में जो एंशिएंट कल्चर था उसको कहते थे पेगन कल्चर, जिसमें बहुदेववाद था, मूर्ति पूजा होती थी। लेकिन जब वहां क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी में मोनोथिज्म था, एकेश्वरवाद था। फिर रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम आ गया, तो उसका थोड़ा क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन। तो वो ग्रीक सभ्यता की जो चीजें थी जिसको पेगन सिविलाइजेशन कहते हो या पेगन कल्चर कहते हो, दब गई और उसका क्रिश्चियनाइजेशन। लेकिन जब 16th सेंचुरी का यूरोपियन रेनेसां आया तो फिर एक बार ग्रीक कल्चर रिसर्फेस हुआ। तब मतलब यूरोप के लोग उस धरोहर को जान सके, समझ सके और उसको एप्रिसिएट कर सके। तो ये उन तीनों का हाल रहा। हमारे इंडियन कल्चर का क्या हुआ कि जब मुस्लिम पावर ने यहां भी अटैक किया, and 12th century में under Muhammad Ghori, you can say there was the foundation of Turkish rule first, and then there was the expansion of Turkish empire, and then it was replaced by Mughal empire। तो क्या हुआ कि हमारा जो मुगल एम्पायर है और या टर्किश एम्पायर है, तो उन्होंने ठीक है वो आए, लेकिन उन्होंने थॉरोली इस्लामीकरण नहीं कर पाए इंडिया का, क्योंकि इस्लाम इंडिया में बड़ा इंट्रेंच कल्चर था, प्राचीन कल्चर, इस्लाम उसको तोड़ नहीं सका। पूरी दुनिया में इंडिया एकमात्र ऐसा देश रह गया जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक के रूप में आए थे और अल्पसंख्यक के रूप में ही रह गए। मुस्लिम जस्ट स्टार्टेड एज ए माइनॉरिटी ग्रुप एंड रिमेन्ड देयर टू बी सो। तो क्या हुआ कि हमारे यहां एक तरफ मस्जिदों में अजान दिया जाता रहा और दूसरी तरफ मंदिरों में घंटे बजते रहे। आज भी आपके यहां अगर कोई प्रीस्ट आता है कुछ रिचुअल्स कराने, कुछ पूजा कराने, तो जो प्रीस्ट है, जो पुरोहित होते हैं, वो आज भी जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हो 5000 ईयर्स पुराना है। तो हमारी कल्चर कभी मिटी नहीं, वो आज तक कंटिन्यू कर रही है। अब बताइए इतनी चीजें दिखानी है तो थोड़ा सा रेफरेंस वर्ल्ड हिस्ट्री से लेना पड़ रहा है, थोड़ा सा रेफरेंस इंडियन हिस्ट्री से लेना पड़ रहा है। ये 2014 का क्वेश्चन है। अब अगर हम थिंकिंग क्रिएचर नहीं होते हैं तो हम कैसे ऐसे क्वेश्चन को लिख पाएंगे? इतना ही नहीं, जैसे नीचे दिया हुआ है कि डू यू हैव द कल्चरल पॉकेट्स ऑफ स्मॉल इंडिया ऑल ओवर द नेशन, इलेबोरेट विथ एग्जांपल्स। 250 वर्ड्स का है। क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? उदाहरणों के साथ सविस्तार स्पष्ट कीजिए।
तो हमारे मतलब एक पूछ रहा है कि क्या हमारे राष्ट्र में सर्वत्र लघु भारत के क्षेत्र हैं, मतलब विद इन आवर नेशन वी फाइंड हियर द यू कैन से मिनी इंडिया एवरीवेयर। मतलब उसका कहने का भाव यह है कि भारत की सांस्कृतिक विशेषता क्या है, विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्या ये डाइवर्सिटी केवल पूरे इंडिया में है या रीजनल स्केल पर भी ये डाइवर्सिटी है? तो पता चलता है कि नहीं, ये डाइवर्सिटी तो रीजनल स्केल पर भी है। अब इंडिया में हम दिल्ली का ही लेते हैं, मेट्रोपोलिस है, तो अलग अलग मूल के लोग हैं। अब यहां पर आप देखिए तो आपको ये लघु भारत दिल्ली ही दिखाई देगी। मैं अभी दिल्ली से बोल रहा हूं। कैसे? तो भाई मैं क्या बताऊं, जब गणेश चतुर्दशी होता है रोड पर हमारी गाड़ी स्ट्रैंडेड हो जाती है, भाई ड्राइवर बताता है कि भाई ये गणेश चतुर्दशी में जो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है, इसकी पूरे हाईवेज पर कतार लगी हुई। तो पता चलता है कि भाई मिनी महाराष्ट्र आ गया दिल्ली में। जब दुर्गा पूजा, काली पूजा, जब दुर्गा पूजा होती है तो यहां पर एक जगह है चित्तरंजन पार्क, वैसे भी वो मिनी कलकत्ता है। और जब दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा विसर्जन और जो यहां से मूर्तियां देखते हैं हर जगह, तो हम लगता है कि हम मिनी बंगाल में। और जब यहां पर श्रावण का महीना होता है, इन द मंथ ऑफ जुलाई, सो यू विल फाइंड हियर द रोड इज स्ट्रैंडेड फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार। Whosoever go there for taking the holy water of Ganges in order to give oblation to Lord Shiva, जिसको कहते हो कांवड़िया की भीड़, कांवड़िया की भीड़ लगी रहती। तो लगता है मिनी बिहार आ गया, जो बैजनाथ धाम का वहां का झलक है। सो माय फ्रेंड्स, इसी दिल्ली में मिनी बंगाल है, मिनी महाराष्ट्र है, मिनी बिहार है। कई बार तो मतलब हमें ऐसा दिखता है कि यहां पर जो छठ पूजा होती है, सो बाय द साइड ऑफ द रिवर यमुना यू विल फाइंड देयर दैट इज क्राउडेड छठ पूजा। लगता है मिनी बिहार आ गया। तो मिनी मतलब कहने का अर्थ है कि डाइवर्सिटीज केवल इंडिया का फीचर नहीं है, हर रीजन डाइवर्सिफाइड है। एंड यू विल फील द सेम थिंग इन मुंबई, सेम थिंग इन चेन्नई, हर जगह कम्युनिटी। अब तो आप छोड़िए इंडिया की बात, अब तो वर्ल्ड में आपको अमेरिका में इतनी इंडियन कम्युनिटीज दिखेंगे कि वहाँ के जो इंडियन फेस्टिवल है उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट भी सबको विश करते हैं इंडियन कम्युनिटी को। इतने ज़्यादा इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर इफेक्टिव हो गया। कनाडा में भी दुर्भाग्य चल रहा है, कनाडा में भी अच्छी भीड़ थी इंडियंस की। सो दिस इज द केस। तो खैर चलिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें क्वेश्चन केवल कोई अगर चाहेगा बुकिश नॉलेज या किताबी ज्ञान से, तो उसको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, उसको थोड़ा सा थिंकिंग क्रिएचर बनना पड़ेगा। और दे नीड द कीन माइंड एंड एक मतलब क्या कहते हैं कि एकदम कीन माइंड चाहिए और इनक्विजिटिव माइंड, यू कैन से। सो ही रिक्वायर्स एन इनक्विजिटिव माइंड कि अपने आसपास के जगत को और इंडिया को देखता रहे, बदलावों को महसूस करता रहे। अब इस बार क्वेश्चन पूछा कि वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फॉट फॉर मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर इन यूरोप? क्या प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था? मैं सेम क्वेश्चन ऑप्शन पेपर 2015 में पूछा था। क्यों? उस वर्ष बुक आई थी, फेमस बुक द वर्ल्ड ऑर्डर, अमेरिकन डिप्लोमेट हेनरी किसिंगर की। और हेनरी किसिंगर बैलेंस ऑफ पावर का बहुत बड़ा समर्थक है। तो उसने लिखा था कि वर्ल्ड वॉर बैलेंस ऑफ पावर को फाइट करने के लिए लड़ा गया था। परंतु ये क्वेश्चन पूछा है, ये आर्गुमेंटेटिव क्वेश्चन है, क्या इसके लिए लड़ा गया था? तो वहां पर स्टैंड लेना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए लड़ा गया था। दैट वाज द वन फैक्टर, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन जर्मनी एंड ब्रिटेन, and for maintaining balance of power between France and Germany also. But it was not simply the question. You have to cite the Balkan issue as well. The question of ultranationalism, aggressive nationalism, imperialism, Balkan question. So there should be all inclusive. अब डिफरेंट कंट्रीज में आप देखोगे तो सबके लिए अलग अलग मुद्दा है। ब्रिटेन के लिए मुद्दा है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करना,
फ्रांस के लिए मुद्दा है अपनी खोई हुई शक्ति को यूरोप में दोबारा प्राप्त करना। अब जर्मनी के लिए मुद्दा है कि जर्मनी यूरोप में डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करना चाहता है, ग्रेटर जर्मनी का निर्माण करना चाहता है। इटली का मानना है कि भाई अभी मेरा जो यूनिफिकेशन है वो इनकम्प्लीट है, हम जब एडियाटिक क्षेत्र पर कब्जा करेंगे तब पूरा होगा। रशिया का मानना है कि हम जब तक बाल्कन क्षेत्र में हमारी क्रेडिबिलिटी बनी रहे, इसके लिए जरूरी है कि हम सर्बिया का हेल्प करें। तो सबके इसमें कई कॉजेज है जो मिश्रित है। तो अब ये क्वेश्चन में बैलेंस लेना पड़ेगा। तो अब देखिए केवल इंफॉर्मेशन से तो यूपीएससी ब्रेक होना मुश्किल है, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी और उसका सहज उपाय है लिंक करके पढ़ना। अब मैं सिर्फ बात आती है टेस्ट के ऊपर, तो मैं टेस्ट पेपर के ऊपर एक थोड़ी सी बात करूं कि जैसे देखिए हमने एक टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज का भी हमने सोचा कि जितना साइंटिफिक तरीका हो जाए। अब जैसे मेंस है तो मेंस के लिए भी हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है और प्रीलिम्स के लिए पिछले साल भी हमने संपूर्ण पीटी करके चलाया था। इस बार हमारी जो क्वेश्चंस हैं हम अपने स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, जो बाहर वाले स्टूडेंट्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स मार्केट के, उनको इन्वाइट करते हैं कि थोड़ा आप मेरे क्वेश्चन को परखिए मार्केट से। इस बार मतलब उसको मैं ऑन पार विथ यूपीएससी लाने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई टेस्ट होता है तो जो मेंटोर्स होते हैं या जो हेल्पर्स होते हैं वो टेस्ट होने के बाद तब वो गलतियां बताते हैं। हमने उसमें एक और भी तरीका, इनोवेटिव तरीका खोजा है कि पहले स्टूडेंट्स को 1 वीक पहले उनके साथ एक मीटिंग करके कंटेंट के बारे में कि भाई हम क्या, आपको किस कंटेंट पर तैयार रहना चाहिए, और प्लस कि आप प्रीलिम्स या मेंस के क्वेश्चंस को करते हुए किन किन बातों पर केयरफुल रहना अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। तो एक उनको प्री टेस्ट गाइडलाइन मिल जाए और फिर एक बार जब वो टेस्ट दे लेते हैं तो दे शुड बी गिवन द पोस्ट टेस्ट गाइडलाइन एज वेल। तो यहाँ पर भी हमने सावधानी बरती और सबसे बड़ी सावधानी बरती है कि एक डायकोटोमी आ रही है टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस और यूपीएससी के क्वेश्चंस में। यूपीएससी के क्वेश्चंस का नेचर अलग होता है, टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन का नेचर अलग होता है। अब हमने कोशिश की है कि वह एकदम यूपीएससी के पैटर्न पर क्वेश्चन, द क्वेश्चन शुड बी ऑन पार विद द स्टैंडर्ड ऑफ यूपीएससी। जैसे अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का होता है उसमें सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, या तो आप उसको करेक्ट करोगे या गलत करोगे। यूपीएससी में 3 रास्ते बंद करके चौथा इंटेलेक्चुअल गेस के लिए छोड़ देता है कि जिस बच्चे को इंटेलेक्चुअल गेस की कैपेसिटी बेहतर है वो उसको बेहतर ढंग से कवर कर सकता है। तो हमने वही तरीका अपनाया और आपको इनवाइट करते हैं कि भाई हाथ कगन को आरसी का, बेटर टू मेक असेसमेंट योरसेल्फ। हमारा अभी पहला टेस्ट हुआ है, तो मेरा पहला इस बार के टेस्ट सीरीज का, तो उसमें पहला क्वेश्चन मार्केट में अवेलेबल है और जैसे जैसे टेस्ट होता जाएगा आप पता करके उस क्वेश्चंस के टच में जरूर आ जाइए, आपको खुद उसको यू विल फाइंड द डिफरेंस इन द क्वेश्चन। तो मैं स्टूडेंट्स, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि यह जो ध्रुव वेबिनार है, क्यों ध्रुव शब्द है उसका भी मैंने बताया कि पोल स्टार और वी हैव टू, मतलब एक नेविगेटर की भूमिका हम निभाना चाहते हैं आपके इस कैरियर में। तो ये इसके साथ आप जस्टिस तभी कर पाओगे जब हमारे टीम के सारे मेंबर्स को चुनोगे, क्योंकि वैसे ही बच्चों की एक क्वेरीज होती है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मेरे प्रोग्राम को जरा एक बार देख लीजिए, बस एक नज़र डालिए, मैं आधी मिनट में मैं फिर रिटर्न होता हूं। आप एक बार मेरे प्रोग्राम को देखिए। जहां कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज टेस्ट से पहले टेस्ट शेड्यूल और टेस्ट के बाद टेस्ट डिस्कशन, मॉडल कंटेंट और फीडबैक देने तक सीमित रहती है, वहीं इनकी प्रॉब्लम को क्योर करने की पोस्टमार्टम अप्रोच हमेशा टेस्ट देने के बाद आती है। कन्वेंशनल टेस्ट सीरीज की इन्हीं खामियों से अलग हटकर आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन जर्नी को सही डायरेक्शन देने के लिए द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है मैप, दैट इज मेंस असेसमेंट प्रोग्राम। इस स्ट्रैटेजिकली डिजाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को 3 फेजेस में बांटा गया है। प्रोग्राम की पहली स्टेज यानी कि बेंचमार्किंग स्टेज में टेस्ट देने से 7 से 10 दिन पहले आपके कंटेंट और सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी का सब्जेक्ट एक्सपर्ट द्वारा आकलन किया जाएगा। टेस्ट प्रिपेयर करने से पहले ही राइट कंटेंट और स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी ताकि आप टेस्ट प्रिपरेशन के दौरान ही कोर्स करेक्शन कर सकें। सेकंड स्टेज यानी एनालिसिस फेज टेस्ट देने के बाद शुरू होती है। आपका टेस्ट पेपर इवैल्यूएटर एंड मेंटर के पास जाता है, जहां आपकी परफॉर्मेंस को 5 पैरामीटर्स पर असेस किया जाता है: स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन, लैंग्वेज, टाइम टेकन टू कंप्लीट योर टेस्ट एंड फाइनली आपके आंसर की कंटेंट क्वालिटी। इससे बनती है आपकी परफॉर्मेंस शीट। इस परफॉर्मेंस शीट में लोएस्ट स्कोरिंग पैरामीटर को आपकी परफॉर्मेंस का बेंचमार्क बनाया जाता है।
जिसके ऊपर आपको दिया जाता है पर्सनलाइज्ड क्यूरेटेड सोल्यूशन एंड इसके ऊपर आने वाले टेस्ट में काम किया जाता है। इसी तरह से हर पैरामीटर को हम 1 बाय 1 फिक्स करके आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करते हैं। फाइनली आता है प्रोग्राम का रेक्टिफिकेशन फेज। ये फेज आपके टेस्ट परफॉर्मेंस के अलग अलग आउटकम्स के लिए 3 कंटिजेंसीज देता है। अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमल रही तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए गाइडेंस, फिर अगला टेस्ट। अगर परफॉर्मेंस सब ऑप्टिमल रही तो अगले टेस्ट से पहले एक और रीटेस्ट, या फिर सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए एक्सपर्ट कंसल्टेशन बिफोर योर नेक्स्ट टेस्ट। इस प्रोग्राम में मनिक आंसर मेंस आंसर राइटिंग के लिए हाउ टू रीड, राइट एंड राइट प्रिसाइजली के ऊपर सेशन लेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द आर्ट एंड साइंस ऑफ आंसर राइटिंग। ये साइंटिफिकली डिजाइन प्रोग्राम आपके मेंस प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई करते हुए प्रिपरेशन के लूप होल को डिमिनिश करेगा। मैप की इसी यूनिक पैरागॉगी को फॉलो करते हुए हमने डिजाइन किया है एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जिसमें बेंचमार्क एनालिसिस एंड रेक्टिफिकेशन फेजेस के थ्रू आपका प्रीलिम्स प्रिपरेशन हम करेंगे सिंप्लीफाई। इसी आधार पर द स्टडी आईएएस आपके लिए लाया है उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम। मार्केट में जहां वन साइज फिट ऑल अप्रोच अपनाया जाता है, वहीं हमारी मेंटरशिप एस्पिरेंट्स को एस्पायरर, वेटरन और एडवेंचरर की कैटेगरीज में कैटेगराइज करती है। एस्पायरर की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फेज 1 यानी मेंस प्रिपरेशन फेज नवंबर से दिसंबर तक चलेगा। फेज 2 प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज, जहां जनवरी से मई तक होगी सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी। और फाइनली फेज 3 यानी मेंस रिवीजन फेज, जो मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी वेटरन्स के लिए यही 3 फेजेस कुछ इस तरह होंगे। फेज 1 प्री कम मेंस प्रिपरेशन फेज, जो नवंबर से मिड मार्च तक चलेगा। फेज 2 यानी प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव फेज मिड मार्च से मई तक चलेगा। और फाइनली फेज 3 मेंस रिवीजन फेज मई टू मेंस 2025 तक चलेगा। इसी तरह हम बात करें एडवेंचरर्स की, जो अपना शेड्यूल खुद बनाना चाहते हैं, यू कैन गिव योर ओन शेड्यूल एंड वी विल फॉलो इट, जहां सब्जेक्ट्स को खत्म करने के लिए कंसेप्चुअली यू चैलेंज योर ओन मंथ। इसी आधार पर यह प्रोग्राम हर तरह के एस्पिरेंट की यूनिक डिमांड्स को केटर करता है। जिन बेंचमार्क एनालिसिस और रेक्टिफिकेशन फेजेस को हमने अभी डिस्कस किया, उसी पेडागोजी के आधार पर इस मेंटरशिप प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। हमारा एकाग्र प्रीलिम्स असेसमेंट टेस्ट सीरीज प्रोग्राम और उम्दा यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम 10 नवंबर और मेंस असेसमेंट प्रोग्राम 12 नवंबर से शुरू हो रहा है। प्रोग्राम की अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7002070025। चलिए, आपने प्रोग्राम को देख लिया होगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए, आप हमारे पूरे टीम मेंबर से सुने, प्राय आपकी क्वेरीज होती है, मैंने जस्ट मुझे कि सर टीम के बाकी टीचर्स कैसे हैं, तो एक बार आप खुद परखिए। मैं और मेरी पूरी टीम 7 डेज तक आपके साथ काम करेगी, क्योंकि बहुत कुछ आपसे डिस्कस करना है, बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ समझाना है। ये पूरी प्रिपरेशन के बारे में, क्योंकि मैं स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि आपने सुन रखा है, मैं मणिकांत सिंह पिछले 32 ईयर्स से स्टूडेंट्स के बीच रहा हूं और पिछले 3 जनरेशन के स्टूडेंट्स को देखा है। जो हमारी जो प्रेजेंट पीढ़ी का जो स्टूडेंट्स है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड यू कैन से न्यू लिबरल इकोनॉमिक कंडीशन। अब इस जनरेशन ऑफ जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके सामने एक दूसरा चैलेंज ये है कि ऑब्जेक्टिव भी है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती भी हैं, एंड दे आर ऑल्सो हैविंग एन इंक्विजिटिव माइंड एंड दे आर हैविंग टू मच क्यूरियोसिटी, व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड ऑल्सो। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, वो क्या कर रहा है कि आइडियाज को और इंफॉर्मेशंस का ओवरफ्लो करता है, और इतने सारे सोर्सेस हैं पढ़ने की, इतने सारे नॉलेज के सोर्स हैं कि प्राय स्टूडेंट्स को लगता है मैं यह भी पढ़ूं, वह भी पढ़ूं, यह भी जानूं, वह भी जानूं। यू हैव टू मेक ए कॉन्टैक्ट विद दिस channel, that channel particularly, and you can say most of the students have been habituated to the YouTube lecture or such things like you can say news report etc. और जो रीडिंग हैबिट है वो थोड़ी कम हो गई। तो अब हुआ क्या है कि अब दिमाग में आइडियाज़ का फ्लो तो आता है, लेकिन आइडियाज़ का फ्लो सिस्टमेटिक नहीं हो पाता है, और वह फ्लो राइटिंग में भी नहीं उतर पाता है। तो ये एक बड़ा ही अलग तरह का चैलेंज पैदा कर रहा है। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस सिचुएशन, इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टूडेंट्स, वी हैव ऑर्गेनाइज दिस वेबिनार। हम आपसे बस यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे बाद और भी मेरी टीम के पूरे मेंबर्स आएंगे, दे विल जस्ट कम टुगेदर, मतलब वी कैन से 1 by 1, और हम जनरल स्टडीज के सारे पार्ट में एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और एक स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव से जो हमारी टीम की स्ट्रेटेजी होगी, उस
From the viewpoint of that strategy, we are going to discuss the method of preparation along with you people. अब आप उससे जितना बेनिफिट ले सकते हो उतना बेनिफिट लेने की कोशिश करिएगा। मैं पहली बात बता दूं कि दो क्वेरीज स्टूडेंट्स का होता है। एक कि मणिकांत सर तो चलिए बहुत ही वेल फर्स्ट टीचर हैं, बट व्हाट्स अबाउट द टीम। तो मैं एक एक टीम के मेंबर से वाकिफ करवाऊंगा आपको, जिसमें हमारे ज्योग्राफी के रोहित लोधा सर होंगे, आप प्राय उनका रील भी देख रहे होंगे। हमारे पॉलिटी के टीचर आरपी सर होंगे। हमारे इकोलॉजी इन्वायरमेंट के टीचर सौरभ जैन होंगे, सौरभ सर होंगे। और उसी तरह से इकोनॉमी के टीचर अनुपम जैन या अनुपम सर होंगे। और आप गर्ग सर को तो जानते हैं, ये द वेरी फेमस, एंड वो आपको सबसे लास्ट में वो आपको पेपर नंबर 4 यानी एथिक्स के पेपर को पढ़ाएंगे, अतुल गर्ग। तो अतुल गर्ग सर आपको वो 4th पेपर को कंप्लीट करेंगे। और माय स्टूडेंट्स, देन आफ्टर फिनिशिंग ऑल द लेक्चर्स, once again I will come in the end to discuss how to write and how to prepare the structure of the question. क्योंकि क्वेश्चन राइटिंग अपने आप में एक बहुत कंप्लीट आर्ट है, और वह तभी होता है जब हमारे पास नॉलेज होता है। हम नॉलेज से पृथक राइटिंग की परिकल्पना कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए मुझे एक पूरा लेक्चर चाहिए होगा। तो मैं लास्ट में फिर एक बार आपके सामने रूबरू होऊंगा। तो चलिए पहले कहां से शुरू करें, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। देखिए माय स्टूडेंट्स, मैं अपने इस एक्सपीरियंस से ही शुरू करता हूं कि व्हाई आई माई सेल्फ हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू स्ट्रेटेजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जनरल स्टडीज। हमने जनरल स्टडीज के प्रिपरेशन के लिए न्यू स्ट्रेटेजी क्यों शुरू किया? एक्चुअली ऑप्शनल तो आप जानते हैं कि द स्टडी में मैं पढ़ाता रहा, और जनरल स्टडीज में भी कुछ एक इंस्टीट्यूट्स जो बहुत ही आप कह सकते हैं कि नामी गिरामी भी कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि बहुत काफ़ी मार्केट में बहुत समय से प्रचलित रहा है, उनके साथ मैं जुड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं हर जगह मुझे निराशा मिली। वजह क्या थी कि मेरा अपना मानना है कि स्टूडेंट्स को सिर्फ लेक्चर डिलीवर करने या सिर्फ कंटेंट देने से स्टूडेंट्स आर नॉट सो लिबरल टू टेक द लेक्चर and to assimilate the things themselves. तो उनको पका पकाई चीजें खिलानी पड़ती है, और खिलाने के साथ उनको पचवानी भी पड़ती है। मीन्स कि they were just encouraged not simply to bite and chew but also to digest. तो उसके लिए जब तक हम एक स्पेसिफिक मेथड से नहीं पढ़ाते, वो हमारी चीजों को नहीं ले पाते हैं, डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और बात आती है क्वेश्चन राइटिंग की। तो आप देखेंगे मार्केट के अधिकांश स्टूडेंट्स का एक कंप्लेन होता है कि नाउ वी हैव कंप्लीटेड द सिलेबस एंड नाउ वी आर नॉट हैविंग एनी डिफिकल्टी बिकॉज आई हैव जस्ट गॉन थ्रू पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एटसेट्रा, बट आई एम अनेबल टू राइट द आंसर। बस मुझे केवल उत्तर लिखने में दिक्कत होती है। अब मैं उस मासूम बच्चे को कैसे समझाऊं कि अगर आपको उत्तर लिखने में इफ यू फाइंड डिफिकल्टी इन आंसरिंग द क्वेश्चन, इट मीन्स कि यू हैव नॉट ट्रूली read the subject, you have not truly digested the subject। ये कन्विंस करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इन्हीं बातों की चर्चा लेकर मैं आपके सामने पहले उपस्थित हूं। कुछ क्वेश्चंस का एग्जाम्पल देकर भी मैं आपको बताऊंगा ताकि ये बातें आपको ज्यादा स्पष्ट हों। देखिए, तो मैं जब कई अन्य इंस्टीट्यूट में देखा तो वहां पर मैं हिस्ट्री लिंक करके पढ़ाता था। मैंने वी आर जस्ट गोइंग टू लिंक वन टॉपिक टू अदर, और पूरे एंशिएंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, वर्ल्ड हो, स्टूडेंट्स की अच्छी खासी भीड़ मुझे जानती होगी एंड वो इस बात को समझती होंगी कि हम उन्हें लिंक करके, माने वी हैव जस्ट स्टार्टेड टू टीच द टॉपिक थ्रू लिंकिंग वन टॉपिक टू अदर। क्योंकि देखिए सिलेबस जो यूपीएससी में मेंशन किया हुआ है वो पेपर वाइज तो दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पेपर में 3 सेगमेंट्स दिया हुआ है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन सोसाइटी है। Then you are coming to the second one paper. Once again, you will find there, if you are going to count, then 4. For example, polity and constitution. The second one, governance, international relation, and social justice. Then you are coming to the third paper. तो बहुत सारे लगभग 6 segments वहाँ है।
इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, नेचुरल डिजास्टर। तो वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ पर टोटल 6 सेक्शन है, सिक्योरिटी। तो वो, और सबसे लास्ट में आता है एथिक्स का पेपर, पेपर नंबर 4। तो देखिए अब उन्होंने, तो चलिए टॉपिक को तो उन्होंने सेट किया है, एक टॉपिक को दूसरे मतलब कई 3 पार्ट बना के 4 पार्ट बनाकर उन्होंने टॉपिक को सेट किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब स्टूडेंट्स उस टॉपिक को पढ़ते हैं या टीचर्स पढ़ाते हैं तो डिसजंक्चर्ड पढ़ाते हैं। डिसजंक्ट, कोई टॉपिक आगे कोई टॉपिक पीछे अपने कॉन्वीनियंस से। कभी कभी क्या होता है, जब क्लास की जल्दबाजी होती है तो कंटेंट भी दे दिया कि लो ये कंटेंट से तुम लोग पढ़ लेना, काम तुम्हारा चल जाएगा। अब ये बातें बड़ी अनसाइंटिफिक मेथड मुझे लगी जब मैं खुद पढ़ाता था, कई इंस्टीट्यूट से जुड़ा था। तो फिर स्टूडेंट्स का कंप्लेन आता था कि सर हिस्ट्री में तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन बाकी सेगमेंट में मेरी स्थिति वीक है। तो फिर मैंने इस पर सोचना शुरू किया, काफ़ी मैंने इस पर सोच विचार किया कि आखिर दे फील कंफर्टेबल इन हिस्ट्री, जबकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, खास के मैंने देखा है इंग्लिश मीडियम में, कि जो हिस्ट्री से ही बहुत डरते हैं। हमने कहा जो सबसे डरने वाला सब्जेक्ट उनको लगता था उसको तो हमने बहुत ही सिंपल बना दिया, तो बाकी जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट उन्हें परेशानी क्यों हो रही है। तो अब हमने फिर इस पर इसको एक्सप्लोर किया, तो मैंने वही पाया कि कोई कनेक्टिविटी नहीं है, टीचिंग में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, स्टूडेंट्स के पढ़ने में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अब सपोज करिए इंडियन सोसाइटी पर वो कहेंगे भाई एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिए। तो एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ द चैलेंज इज कि व्हेनेवर स्टूडेंट, बिकॉज यू कैन से कि इन यूनिवर्सिटी डेज the students have not made the self study at university days. They are not in well versed कि how to read, how to write और how to do precise writing. तो उनको दिक्कत क्या होती है कि वो रीडिंग तो करते हैं, but in spite of the reading the passage they cannot internalize the things, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि इसमें कौन सा पार्ट लेना है, कौन सा पार्ट छोड़ना है। बड़ी मासूमियत से कह देते हैं आप एनसीईआरटी बुक से शुरू कर दीजिए। लेकिन स्टूडेंट्स अगर 1 वर्ष तक भी दे आर जस्ट फाइटिंग विद द एनसीईआरटी बुक, अगर वो एनसीईआरटी बुक के साथ मगजमारी करते हैं तो भी कोई किनारा नहीं मिलता है। तो अभी तो मुझे ये सब बातें बहुत खलने लगी। मैंने कहा कि मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल को भी इतना कंफर्टेबल बना दिया, हिस्ट्री जनरल स्टडीज को भी बना दिया, तो जीएस की बाकी सेगमेंट को क्यों नहीं किया जा सकता। तो दैट्स व्हाई माय स्टूडेंट्स आई हैव वेंचर्ड इन द फील्ड। तो हमारे सामने 2 चैलेंजेस थे विच आई हैव टू शेयर विथ यू। एक चैलेंज यह था कि जैसे हिस्ट्री में हमने कनेक्टिविटी बनाई है, द सेम पैटर्न ऑफ कनेक्टिविटी शुड बी डेवलप्ड इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। ओके, तो अब कैसे है, जैसे अब पॉलिटी है, जैसे इकोनॉमी है, अब हमारे सारे टीम टीचर आएंगे तो आपको बताएंगे। तो क्या है कि मार्केट में इस तरफ पढ़ने और पढ़ाने का चलन नहीं था। तो पहले 2 समस्याएं ये आ रही थी कि जो मार्केट के कॉमन टीचर्स वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं ले सकते थे, क्योंकि कनेक्टिविटी बनाने के लिए उनको खुद भी एक इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन करना होता, मतलब दे आर सपोज टू डू इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन। दे हैव टू थिंक ओवर द टॉपिक। लोग तो थिंक करते नहीं हैं, लोग उसको लेते हैं और उसको डिलीवर करते हैं। कोई बुक से लिया, नोट से लिया, प्राय लोग नोट्स को देखकर भी डिलीवर कर देते हैं। तो बातें सहज, अगर जो देखकर डिलीवर नहीं भी करते हैं तो वो कंटेंट इतनी बार पढ़े और डिलीवर किए होते हैं कि उनको याद हो जाता है, वो डिलीवर कर देते हैं, लेकिन उस डिलीवरी में कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। तो मार्केट में जब मैं टीचर से बात करनी शुरू की तो इट हैज टेकन ऑलमोस्ट 8 months माय स्टूडेंट्स, 8 months, लगभग 8 महीने लगे मुझे टीचर्स को तलाशने में। और हमने कहा कि देखिए भाई ये तो प्रोग्राम स्पेसिफिक है, इसमें हमारा एजेंडा 2 है। द फर्स्ट एजेंडा इज कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक, लिंक वन टॉपिक टू अदर। जैसे अगर ज्योग्राफी ही है तो हम देखते हैं कि भाई फिजिकल ज्योग्राफी केवल अकेला फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा जाता है और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा जाता है, लेकिन उसका ही फिजिकल पार्ट पढ़ा जाता है, उसका एक ह्यूमन पार्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो, जैसे माइग्रेशन है, बाकी चीजें हैं। तो एक तो फिजिकल ज्योग्राफी से भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इमर्ज करता है और ह्यूमन ज्योग्राफी से भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम इमर्ज करता है, क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, यू नो।
तो अब इन दैट केस why should we not move from the physical to human geography and then to environmental geography? तो हम अगर तीनों को लिंक करके पढ़ें तो धीरे धीरे हमें सोचने की प्रवृत्ति होगी, और सोचने की प्रवृत्ति होगी तो हम न्यूज़पेपर के आर्टिकल से हम उसको इंटरैक्ट करेंगे, और इंटरैक्ट करके धीरे धीरे अपने नॉलेज को एसिमुलेट करेंगे, मतलब नए आइडियाज को एसिमुलेट करेंगे। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, जब न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो डेटा स्पेसिफिक निगाह चली जाती है, और डेटा है वो बड़ी बेवफा होती है। उस डेटा को लेकर अगर आप चलते हो तो वो फिर समय पर याद नहीं आता है। अभिमन्यु के साथ में मोर्चे की तरह भूल जाते हैं कि अभिमन्यु को तो पता ही नहीं था, सॉरी, मतलब भूल जाने में कर्ण का हम एग्जाम्पल दे सकते कि ब्रह्मास्त्र भूल गया था। उसी प्रकार से जब हम एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो डेटा हमारा मिस हो जाता है, हमें बस फार फेचेड आइडियाज याद रहता है। अब अगर उस आइडियाज को हमने लिंक करके पढ़ा हुआ है तो आइडियाज के बहाने कुछ एक एग्जाम्पल्स हमको हमेशा याद रहता है। और जब यूपीएससी का हम पेपर देने जाते हैं, यूनिवर्सिटी पेपर और यूपीएससी के पेपर में एक बहुत बड़ा फर्क ये होता है, ग्रेटर डिफरेंस इज दैट in university paper you will find normally कि the topics are specified, the questions are specified, even the candidates are well aware of the fact that कि how many topics they are getting and how many questions they are in a position to write and what would be the nature of the question. But in case of UPSC you cannot do guesswork, और आप चाहे कितना भी प्रिपेयर्ड होके जाइए, आपको 6 to 7 क्वेश्चंस, 8 क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो वैसे तो आपको सारे क्वेश्चन सोच कर ही लिखने होंगे, फॉर्मुलेट करके लिखने होंगे। अब कहेंगे आप कैसे? आप ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट पर भी पढ़ के जाएंगे, वेस्ट एशिया के पॉलिटिक्स पर भी पढ़ के जाएंगे, तो आप जिन जिन डायमेंशन को देखे होंगे उससे आपको 1-2 डायमेंशन अलग मिलेगा। And then suddenly in the examination hall you will realize that from this perspective you have not observed the things. तो आपको करना क्या होता है कि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती है तो आपने जो पीछे 5 या 6 जो पर्सपेक्टिव देखा है उस पर 7th और 8th पर्सपेक्टिव का जो आपको एग्जाम हॉल में पूछा है एग्जैक्टली उसका अनुमान करके फिर लिखना पड़ता है। तो कुल मिलाकर वहां अंडरस्टैंडिंग काम आती है। एग्जाम्पल्स वही याद रहता है जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के साथ लिपटा हुआ हो। तो इसका बेस्ट मेथड है, अब जैसे अब तो हमारा डोमेन नहीं है, क्योंकि हम वैसे तुम देखिए ये पूरा प्लानिंग मेरी है और हमारे टीम ऑफ टीचर्स इसमें हमारे साथ है इस मुहिम में, लेकिन हमारे टीम ऑफ टीचर्स आपको अलग अलग कवर करवाएंगे तो उसमें और उतना मेरे पास टाइम भी नहीं है कि अभी उस एरिया में मैं घुसूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको एक छोटा सा इसका एग्जाम्पल मैंने जियोग्राफी में बताया, वही अब पॉलिटी में। तो पॉलिटी में अब मैंने बहुत सारे टीचर से बात की, कहाँ से शुरू करेंगे, तो हम स्टेट से शुरू करेंगे, तो हम फंडामेंटल राइट से शुरू करेंगे। सर फंडामेंटल राइट से इंटरेस्ट पैदा होता है बच्चों को। तो हमने कहा कि भाई इस तरह से बच्चों के किसी के बर्थ के बारे में पता नहीं, अचानक उसके यंग एज की ताकत को हम दिखाने लगे तो फिर अदर पीपल आर गोइंग टू बी कंफ्यूज कि आखिर आफ्टर बर्न इसका कब बर्थ हुआ। हमने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हम अगर भारत के प्रियम्बल में ही पढ़ते हैं, हम एक एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि देखो अब मैं हिस्ट्री हूं तो हिस्ट्री पढ़ने वाला वैसे भी इंटरडिसिप्लिनरी नेचुरली हो जाता है। जो हिस्ट्री का बंदा होगा उसको जनरल स्टडीज अच्छा होना ही होना है। तो उसमें क्या है कि जैसे अब सपोज करिए आप प्रियम्बल में पढ़ते हो लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी वगैरह ही पढ़ते हो, तो आप अगर प्रियम्बल से भी शुरू करोगे तो कुछ अनकहा रह जाएगा, समथिंग इज अनसेड, क्योंकि आप प्रियम्बल से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी को अभी आप कहां समझ रहे हो। वो समझोगे तब जब आप वर्ल्ड से इंडिया पर आओ। क्योंकि देखिए आप जिसको मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हो उसका इवोल्यूशन तो यूरोप में हुआ। अब यू आर फाइंडिंग द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक परसेप्शन में भी फर्क है। दोनों के लिए लिबर्टी का मीनिंग भी अलग अलग है, दोनों का प्रोटेक्टर ऑफ लिबर्टी भी अलग अलग है। ब्रिटेन का जहां विश्वास अपने पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन में है, ब्लाइंड फेथ करता है। क्या आपने स्टेटमेंट सुना ही होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग। तो उसमें
और अमेरिकन लोग हैं वो कहते हैं भाई इंडिविजुअल फ्रीडम से बढ़ के कुछ नहीं है, तो उनके लिए फ्रीडम का फिर मतलब दूसरा हो जाता है। तो अब वहां से आप बढ़ते हो तो चलो फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है, उसमें फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है, फिर 1848 का रेवोल्यूशन होता है, उसमें यूरोप में फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का इवोल्यूशन होता है। लेकिन वहां पर कुल मिलाकर जो डेमोक्रेसी आती है दैट इज पॉसिबल आफ्टर 150 ईयर्स इवोल्यूशन। लगभग 150 वर्षों की इवोल्यूशन के बाद तब जाकर कहीं वहां डेमोक्रेसी आती है। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर आता है, डिकोलोनाइजेशन होता है, कॉलोनी स्वतंत्र होती है। फॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्री होने वाले हम पहली कॉलोनी हैं, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो अब सवाल दो उठता है। एक क्या है कि जो पश्चिम में लिबर्टी और इक्वलिटी या फ्रेटर्निटी का जो कॉन्सेप्ट है वह भी एक फर्मेंटेशन से गुजरा है। जब ब्रिटिश और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ने उस कॉन्सेप्ट को दिया था तब की बात अलग थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब सोशलिज्म आया तब फिर लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट पश्चिम में है, इक्वलिटी का, वो भी फिर बदला। And when the Russian Revolution has taken place, and Russian communism started to give a challenge to it, तो फिर उसके बाद रशियन कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद उसने जो लिबर्टी इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को जो चैलेंज किया, उसने पश्चिम वालों को कहा कि यार तुम सभी को बेवकूफ बना रहे हो, you are making the people foolish. What you view as the liberty, that is not the true liberty, because you are not going to ensure the economic freedom. तो आपके लिए लिबर्टी का तो मतलब है ही नहीं। जब तक इक्वलिटी नहीं होगी तो लिबर्टी कैसे होगी। और ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है वो चार्ज कर रहे थे सोवियत यूनियन को कि भाई आपकी लिबर्टी आपको मुबारक हो, क्योंकि आपने लिबर्टी के नाम पर जब इंडिविजुअल फ्रीडम को ही क्रश कर दिया, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात कर रहे हो, आपने अपने सिटीजन को सांस लेना दूभर किया हुआ है। अरे किस काम की है इकोनॉमिक इक्वलिटी जब लोग जीवन को ही एंजॉय ना कर सके। तो उन दोनों के बीच विवाद हुआ, लेकिन कुल मिलाकर पश्चिमी देशों ने भी अपने अपने लिबर्टी और इक्वलिटी के कॉन्सेप्ट को बदला। अब चलिए, अब वो आई हमारे दरवाजे पर। अब जब हमारे दरवाजे पर आई तो हमारे यहाँ क्या था कि हमारे यहाँ लिबर्टी तो उनसे हमने लिया, लेकिन पूरे नेशनल मूवमेंट के दरमियान हमारी जो सोसाइटी रही वो फ्यूडल से कॉलोनियल सोसाइटी में ढली। अब कॉलोनियल सोसाइटी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ढलने वाली थी। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा एजेंडा था, दैट वाज द एजेंडा ऑफ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मुद्दा हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि हमारे लिए इंडिविजुअल फ्रीडम हमने पश्चिम से लिया जरूर, लेकिन हमने प्रायोरिटी कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस को दी। दूसरी बात है हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम और बिरादरी की भावना मजबूत थी। बिरादरी द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदरहुड, मतलब कम्युनिटी, समुदाय, क्योंकि हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम भी था, हमारे यहाँ कम्युनिटी की भी एक फीलिंग थी। तो जो अमेरिकन लोगों में क्या था कि उनका वो सब अलग अलग कॉन्टिनेंट से आए थे और उन लोगों के बीच एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था जीने का। वो लोग अपने फ्यूचर की तरफ देख रहे थे। वो लोग जिस लिबर्टी की बात कर रहे थे, अनकॉम्प्रोमाइजिंग लिबर्टी की, वो हमारे यहाँ हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ का जो सोशियो कल्चरल कंडीशन था अलग था। स्वयं पश्चिम में भी लिबर्टी इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट बदल चुका था। तो हमने जो अपने यहाँ जब लाया लिबर्टी इक्वलिटी फ्रैटर्निटी, तो वह कॉन्सेप्ट उससे अलग हो गया। फिर हमारे यहाँ जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आया, दैट वाज द प्रोडक्ट ऑफ द न्यू सिचुएशन। वो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो पश्चिम में है उससे अलग है। हमारे यहाँ जो यूनियन ऑफ स्टेट्स का कॉन्सेप्ट आया, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट आया, वो पश्चिम से अलग है। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, हम पहले वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आएंगे, फिर हम प्रियम्बल को, मतलब वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से आने के बाद फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के दरमियान जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठे उससे हमारे स्टूडेंट्स वाकिफ होने चाहिए। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ, हमने उसको एडॉप्ट और इनएक्ट इन्फोर्स किया। उसके बाद फिर हमने प्रियम्बल को लिया। तो प्रियम्बल में हमने, हमारा प्रियम्बल क्या है, तो हमारा बेसिक आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये बेसिक आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन इंश्योर करेगा, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स इंश्योर करेगा। तो हमारा आर्टिकल 1 से लेके 4 तक वही यूनियन ऑफ स्टेट्स है। फिर उसके बाद हमें किसके लिए इंश्योर करेगा, तो सिटीजन के लिए। तो कौन सिटीजन है, कौन नेशनल है, कौन फॉरेन नेशनल है। अब
जो सिटीजन हमारे हैं और जो फॉरेन नेशनल हैं उनके लिए हमने कुछ फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किए हैं, लेकिन फंडामेंटल राइट्स इंश्योर किए हैं लेकिन हम उस फ्रीडम से संतुष्ट नहीं हैं। हमें वो फ्रीडम चाहिए जो फ्रीडम सोशल जस्टिस को इंश्योर कर सके। तो हमने, जो कि हम अभी वर्तमान में तो इसके लायक नहीं है, भविष्य में हो जाएंगे, तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इंश्योर किया। तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया, क्योंकि आप भी कहेंगे आए थे हरिभजन को वोटर लगे कपास, सर हिस्ट्री के बजाय पॉलिटी में जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक आपको ट्रेलर बता रहा हूँ। तो हम इस तरह किसी इवोल्यूशन के अंदाज में बढ़ेंगे और लास्ट तक कॉन्स्टिट्यूशन का चले जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन पॉलिटी को भी इवॉल्व करता हम देखेंगे, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी समझ हमारी हो। तो हमने यही मेथड इकोनॉमी में, यही पॉलिटी में, हिस्ट्री में तो ऑलरेडी मैं कर रहा था, ज्योग्राफी में। तो मैंने बहुत सारे टीचर से बात की, माय स्टूडेंट्स, कि भाई यू हैव टू डू इन दिस। तो बहुत सारे टीचर में किसी में कॉन्फिडेंस की कमी लगी। कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते थे जब आते थे मतलब इसको डिलीवर करने, तो उनको मैं देखता था कि दे आर नॉट गोइंग टू बीटिंग द रूट एंड बीटिंग द पाथ which have been earmarked for him. So it was slightly frustrating for me. तो एक समय हुआ कि जैसे राजा जनक को ऐसा लगा कि तजहु आस निज निज गिरे जाऊं, लिखा न विधि वैदेह विवाह। तो मुझे लगा कि शायद मैं हिस्ट्री में जो मेथड लेकर आया वो मेथड मेरे साथ ही चला जाएगा और बाकी ह्यूमैनिटीज के बच्चे से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। So it is for that fear then I have started to talk to a lot of teachers। लेकिन संयोग से हमारी जो टीम बनी उसमें सब अच्छे टीचर मिल गए मुझे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं टीचर में कोई ऐसा नहीं चाहिए था, मैंने इस बात की प्रायोरिटी नहीं दी कि भाई किसको कितने वर्ष की टीचिंग है, दैट हार्डली मैटर्स। आप कहेंगे भाई हमारी टीचिंग काफ़ी वर्षों की है, तो ये वर्ष निर्धारित नहीं किया इस टीचिंग को। ये टीचिंग हम जब से पढ़ा रहे थे तो हमें पोटेंशियलिटी यही थी और हमने मेथड यही अपनाया। हाँ, ये ठीक है, समय के साथ हमने ज़्यादा पढ़ा तो नॉलेज ज़्यादा गेन किया, लेकिन जितना नॉलेज हम गेन करते हैं वी आर नॉट गोइंग टू कैरी ऑल द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको ज़रूरत ही नहीं और ना हमको वहाँ तक उनको पहुँचाना है। तो मतलब ये है कि हमारी जो टीम ऑफ टीचर्स थे वो बहुत इंथुजियास्टिक हैं और सबसे हमारे लिए सुखद बात ये हुई कि हमारे मेथड सुन के वो स्वयं एक्साइटेड हुए और वो कहने लगे कि भाई हमें भी उसी चीज़ की तलाश थी कि मैं भी इस बीटन पाथ को लेके नहीं चलना चाहता, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट समथिंग। तो हमने इस मेथड को लेके मैं उपस्थित हुआ और हमने कहा कि अब हम क्या करेंगे कि एक एक सेगमेंट को हम इंटीग्रेटेड पढ़ाएंगे और फिर एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से लिंक। अब जैसे देखिए मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री है, इसको आप कह सकते हो कि पिलर्स हैं। तो अब ज्योग्राफी टाइम बताता है, सॉरी उल्टा हो गया, ज्योग्राफी स्पेस बताता है और हिस्ट्री टाइम बताता है। तो दोनों का बीच बहुत ही मतलब क्या कर सकते हो ऑर्गेनिक रिलेशन है। उसी तरह से अब हिस्ट्री जैसे आपने पढ़ी तो हिस्ट्री पढ़ने के बाद उससे पॉलिटी भी जुड़ रहा है, उससे इंडियन सोसाइटी भी जुड़ रहा है। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद जैसे इंडियन सोसाइटी आपके सिलेबस में दिया है। अब गौर करके देखिए, सिलेबस 2 में आपको दिया है सोशल जस्टिस, लेकिन जब लोग पढ़ाने आते हैं तो इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस साथ पढ़ा देते हैं। अब उसमें दिक्कत क्या है कि आपका जो सोशल जस्टिस का पार्ट है, तो सोशल जस्टिस का पार्ट हियर आई हैव टू डिस्कस विथ यू कि वह गवर्नेंस के साथ मैच करता है और जो इंडियन सोसाइटी का पार्ट है वो कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री के साथ मैच करता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। तो मुझे तो इंडियन सोसाइटी इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि मैं अधिकतर उसको कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री में ही लपेटता हूं। क्लास में भी जब हिस्ट्री पढ़ाता हूं इंडियन सोसाइटी के अलग टीचर होते हैं, लेकिन उनके ड्यू परमिशन से हम कहते हैं कि देखिए हमें कॉन्टेम्पररी हिस्ट्री इसमें ऑटोमेटिकली इंडियन सोसाइटी की चीजें आ ही जाएंगी, उसको हम रोक नहीं पाएंगे, तो आ जाती है। तो चलिए, तो उससे क्या होता है कि अब गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस में गवर्नमेंट मेजर्स है। गवर्नमेंट एक मतलब गवर्नेंस का मतलब है कि प्रशासन की दक्षता और चुस्ती को बढ़ाने के लिए, या प्रशासन में आप कह सकते हो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है और पॉलिटी उसके आउटकम को बढ़ाने के लिए आप गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हो। उसी तरह से आपका जो सोसाइटी है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, अब
मान लीजिए सोसाइटी है, तो इंडियन सोसाइटी में आप सोसाइटी का इवोल्यूशन देखते हो, आप देखते हो कैसे आपकी सोसाइटी चेंज कर रही है। लेकिन सोसाइटी को चेंज होने के लिए या सोसाइटी के कुछ खास तबकों को प्रोटेक्शन देने के लिए जो एक सोशल जस्टिस जो शब्द दिया है, जो सामाजिक न्याय कौन सुनिश्चित करता है, तो राज्य करता है। अब देखो यहां पर भी पॉलिटिक्स की बात आपकी आ गई। अब पश्चिम में जो स्टेट का रोल है, जैसे अब अमेरिका में आप स्टेट कहिए या इंडिया में आप स्टेट कहिए, बोथ आर हैविंग द डिफरेंट परसेप्शन। अब देखिए पश्चिम में स्टेट को स्वतंत्रता का शत्रु माना जाता है। इट वाज सपोज टू बी अ coercive power which is going to crush the freedom, individual freedom। और हमारे यहाँ स्टेट का रोल है कि स्टेट ही फ्रीडम को इनेबल करता है, क्योंकि स्टेट बहुत आवश्यक है उस फ्रीडम को इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पर स्टेट का रोल बदल जाता है। तो आपका जो गवर्नेंस है वहां पर भी आप देख रहे हैं कि स्टेट का और प्राइवेट सेक्टर का रोल है, और जो सोशल जस्टिस है उसमें स्टेट का रोल है। लेकिन स्टेट के साथ प्राइवेट, अब तो आप जानते हैं कि अब एनजीओ और इस तरह के सिविल सोसाइटीज है वो बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, गवर्नेंस में भी कर रहे हैं और सोशल जस्टिस में भी कर रहे हैं। तो ये टॉपिक आपको वहां से जुड़ता है। तो हमारे टीचर जब जो आपके पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ा देंगे, तो पढ़ाने के बाद तब हमने जो इंडियन सोसाइटी के हमारे जो टीचर होंगे वो दो पार्ट पे आपको लेंगे, एक इंडियन सोसाइटी का पार्ट और दूसरा गवर्नेंस का पार्ट। और हमने जो नोट्स बनाए हैं, सॉरी, इंडियन सोसाइटी का पार्ट और सोशल जस्टिस का पार्ट, और हमने जो नोट्स अपने डिजाइन करवाए हैं वो इस तरह से डिजाइन करवाए हैं जिसमें गवर्नेंस के साथ आपका सोशल जस्टिस लग के आ रहा है एक पार्ट, और आपका इंडियन सोसाइटी का एक अलग बुकलेट बन रहा है। मतलब दोनों बुकलेट को हमने अलग अलग रखा है ताकि स्टूडेंट्स इन दोनों के फर्क को समझ सके। तो ये तो हुआ हमारा स्कीम। तो हमारे स्कीम को तो आप समझ चुके होंगे। अब मैंने एक बात सोची कि whenever you have to teach the students now and most of the students, अब देखिए स्टूडेंट्स का क्लास में जो कैटेगरी होती है नॉर्मली मैं देखता हूँ, तो ऑल देयर इज नो स्कोप फॉर अ लेवल प्लेइंग फील्ड। कभी भी सिविल सर्विसेज के क्लासेस में एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स की एजुकेशन का और तैयारी का भी अलग अलग स्तर होता है। अब कई स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 12 करने के बाद आ जाते हैं, कई है जो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं और आ जाते हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद आ जाते हैं। खैर, यू आर कमिंग सूनर, दैट इज बेटर। अब हमें क्या ध्यान रखना पड़ा कि हमने सोचा कि देखिए अब जो स्टूडेंट्स आते हैं उसमें मैंने बहुत लोगों को देखा कि भाई एनसीईआरटी कोर्स चलाते हैं। चलिए एनसीईआरटी कोर्स चलाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी कोर्स के नाम पर जो परोसा जाता है उस पर मुझे आपत्ति है। आई एम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ऑब्जेक्शन टू इट। क्योंकि देखिए आपकी जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी बुक का मकसद ये जो आपका एनसीएफ 2005 के आधार पर है, और एनसीएफ 2005 में जो एनसीईआरटी की बुक है उस एनसीईआरटी की बुक में कहा गया है कि भाई हमारा उद्देश्य है आप में रटने की प्रवृत्ति को कम करके सोचने की प्रवृत्ति को बढ़ाना। Our objective is to discourage the rote learning and to encourage the, you can say, creative thinking in students. And we are just inclined to dismantle the different disciplinary walls, माने walls of different disciplines in the subjects। मतलब जैसे अब ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये इकोनॉमी है, पॉलिटी, इसका जो डिफरेंट डिसिप्लिन्स का जो वॉल है वो उसको कहते हैं हिंदी में अंतर अनुशासनात्मक। So you are supposed to take an interdisciplinary approach, interdisciplinary in that sense कि now you have to not to confine yourself within the boundary of a particular discipline। तो ये हमारा उद्देश्य होता है। लेकिन जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वहां पर एनसीईआरटी क्लास के नाम पर क्या करते हैं, या तो वन लीनियर या बुलेट पॉइंट्स में पूरी एनसीईआरटी को उतार कर दे देते, कहते बच्चों इसी को पढ़िए। वो तो बहुत ही अपकार है स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि इस तरह से हम अगर बुलेट पॉइंट में एनसीईआरटी को पढ़ते हैं या प्रिसाइजली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का मतलब है बच्चों को सोचवाना, टू मेक हिम अ थिंकिंग क्रिएचर, एंड दैट इज द फर्स्ट स्टेज। तो इन बातों को ध्यान में रखकर हमने सबसे पहले बेसिक फाउंडेशन क्लास लाया।
हमने कहा कि देखिए 3 स्टेज में हमारे स्टूडेंट्स की तैयारी होगी। एक स्टेज की तैयारी है दैट इज कॉल्ड बेसिक फाउंडेशन। बेसिक फाउंडेशन में हमें जितने भी सब्जेक्ट उन सारे सब्जेक्ट्स का, जैसे हमने अलग अलग बुकलेट बनवाया, जो मेरे इंस्टीट्यूट पर कभी आके ऑफिस में आप देखिए कितना उम्दा, कितना बेहतर क्वालिटी का बुकलेट, इंग्लिश हिंदी। My Center for English is being run in Karol Bagh in Hindi at Mukherjee Nagar. और हम इसमें सबका अलग अलग बुकलेट बनवाया। बुकलेट उसी लाइन पर बना कि एक टॉपिक को हम दूसरे टॉपिक से जोड़े, और फिर एक बुकलेट एक लास्ट में ऐसा बनेगा कि जैसे ज्योग्राफी का बुकलेट है, तो आई हैव जस्ट, इसमें भी मुझे बड़ी मगजमारी करनी पड़ी बहुत सारे उसकी तो मैंने लिस्टिंग जो टॉपिक से की इस तरह से की एक इंटरकनेक्टिविटी बनी रहे, और फिर किस बुकलेट से किसका लिंक बन रहा है वो भी ध्यान में रखना है। जैसे अब मान लीजिए ज्योग्राफी में आप क्रॉप पैटर्न पढ़ा रहे हो और आप इकोनॉमी भी क्रॉप पैटर्न में हो, तो ज्योग्राफी में जहां आप फिजिकल ज्योग्राफी में जहां क्रॉप पैटर्न और सॉइल क्वालिटी पर जाते हो, तो वहां पर वो मेंशन रहेगा कि इसके यहीं से जोड़कर आप इकोनॉमी में भी पढ़ें, और इकोनॉमी में जो आप एग्रीकल्चर सेगमेंट पढ़ते हो उसको ज्योग्राफी सेगमेंट से जोड़ के देखिए। और यही मैंने हर जगह कहा है। जैसे अब ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में जहां जुड़ रहा है जियोपॉलिटिक्स, वहां पर लिंक कर दिया, और जहां पर जियोपॉलिटिक्स वहां पर शो किया है उसको इंटरनेशनल रिलेशन में हमने वही इंडिकेट करवा दिया है बुकलेट में कि इंटरनेशनल रिलेशन में इससे इसका लिंक बनता है। मैंने स्टूडेंट्स में को एक दिमाग में आए कि भाई ये सब्जेक्ट अलग नहीं है, ऑल आर गोइंग टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। ये यूपीएससी के फील्ड में एक नया इनोवेशन है, और यही आज के यूपीएससी की जरूरत है। जब 2013 में जब सिलेबस चेंज हुआ था तभी से मेरा मन अकुला रहा था कि कुछ इनोवेशन होना चाहिए, लेकिन नहीं। सिलेबस चेंज हुआ, क्वांटिटी ऑफ टीचिंग बढ़ गई। जहां लोग पहले किसी सब्जेक्ट में 30 क्लासेस देते थे वहां पर 40-45 क्लासेस देने लगे, और मटेरियल का वजन बढ़ गया, उसका वो बल्कि हो गई, डेटा बढ़ गए, लेकिन उन सब के साथ नहीं बदला वो है पढ़ाने और पढ़ने का पैटर्न। और बच्चों के ऊपर फैक्ट्स का वजन बढ़ने लगा, इंफॉर्मेशन का वजन बढ़ने लगा, एंड द स्टूडेंट्स वर जस्ट क्राइंग कि प्लीज अनलोड अस, अब मुझे लोड कम करो। एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन हॉल से पहले क्रैश करने लगे। और आजकल के स्टूडेंट्स में आप देखेंगे ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया, ये ज़्यादा डेटा, ज़्यादा प्रेशर के कारण, और वो प्रेशर है जो बहुत फैक्चुअल और इंफॉर्मेशन बेस्ड पढ़ाई के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होने लगा। तो ये स्थिति को हमने 2013 से वॉच किया, और अंत में उसका हम सल्यूशन लेकर आए, और किसी न किसी को तो लाना ही था। तो हम इसी मुहिम पर हम आगे बढ़े। वी हैव टू मूव फॉरवर्ड नाउ, एंड वी हैव टेकन अ फॉरवर्ड स्टेप। अब हमने फॉरवर्ड स्टेप ले लिया है, ये कभी पीछे नहीं जाएगा, ये आगे बढ़ता जाएगा, और हम आगामी 3 to 4 बैचेज में ये प्रूव कर देंगे कि जो मेथड है, अभी जो एग्जिस्टिंग मेथड है, वो मेथड आर नॉट रिलेवेंट फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। मेथड को चेंज करना होगा। अगर मेथड को नहीं चेंज करेंगे तो स्टूडेंट्स को कोचिंग का फायदा नहीं होगा। सो अब ये तो हुई एक कॉमन, तो ये हुआ आपका बेसिक। फिर उसके बाद एडवांस फाउंडेशन में वो यूपीएससी के स्टैंडर्ड के बुकलेट हमने बनवाए। अब मेरी पॉलिटी का, इकोनॉमी का, सबके जो बुकलेट्स, अब देखिए इकोनॉमी का हमने 4 बुकलेट्स बनवाए। अब एक में इवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमी फर्स्ट, सेकेंड वन में केवल 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, और थर्ड में हमने बनवा दिया एक्सटर्नल सेक्टर, और फोर्थ में बनवा दिया वेलफेयर इकोनॉमी। तो ये अब ये 4 इकोनॉमी का, और सभी बुकलेट एक दूसरे से लिंक्ड है और दूसरे सब्जेक्ट से भी लिंक्ड है। और उसके बाद उसी तरह से हमने पॉलिटी में बनवाया, उसमें तो एक ही बुकलेट है लेकिन बहुत ही उत्तम क्वालिटी की है। उसमें भी टॉपिक को टॉपिक से जोड़कर
हमने कोशिश करी कि एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मेरे जो शिक्षक भी हैं, मेरी जो टीम ऑफ टीचर्स हैं, मेरे कोलिग्स हैं, वो या मैं खुद, मैं हमेशा पसंद करता हूं कि देखिए एक डायग्राम हो और डायग्राम को लोग फॉलो करें। स्टूडेंट्स को एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूर दिया जाए ताकि उनको माइंड मैप बने और लिंक पहले डायग्राम से हो जाए, फिर कंटेंट से नीचे लिंक हो। हालांकि मैंने बुकलेट में भी यही कोशिश करी थी। कुछ कुछ बुकलेट में पहले वाली प्रिंटिंग में वो डायग्राम के साथ कई टॉपिक्स नहीं आ पाए, लेकिन जो सेकेंड प्रिंटिंग होगी उसमें हम सब में डायग्राम को कंपलसरी डलवाएंगे। तो खैर, दिस इज माय पॉइंट। तो ये तो मैंने आपको बताया। और तीसरा हमारा होगा सुपर स्टेज। वो एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले की 2 महीने की तैयारी होगी। तो मेरा अपना मानना है कि तीनों स्टेज के क्लासेस जो कर लेंगे वो स्टूडेंट्स को, हाँ, एक समस्या आती है। समस्या क्या आएगी? अब कहेंगे बेसिक फाउंडेशन हमने क्यों शुरू किया? तो मैं एक बात कहता हूं, हालांकि आपको भी बात सुनकर हंसी आएगी। नॉर्मली आई एम जस्ट मेकिंग, आई एम जस्ट टेलिंग जोकिंगली, यू कैन से, कि भाई in fact whenever in a box or you can say in a pot, you need some sort of base. So this is the base making of a pot. मतलब कि आप इसको ऐसे मान के चलिए, कोई घड़ा है। अगर वो घड़ा फूटा हुआ है तो ऊपर से आप जो कुछ भी डालोगे वो नीचे गिर जाएगा। तो उस घड़े में एक बेस लगाना पड़ता है। तो मैं स्टूडेंट्स को प्राय कहता हूँ, स्टूडेंट्स पर काफी हंसते भी हैं, कि देखो बेसिक फाउंडेशन में मैं तुम्हारे दिमाग में पहले पेंदी लगा रहा हूं, क्योंकि अगर पेंदी नहीं लगेगी तो जो कुछ भी हम डालेंगे वो सीधा नीचे गिरेगा। तो इसलिए पहले जब पेंदी लग जाती है तो पहले जो गिरेगा, जैसे देखिए आप एक गौर करके देखना, जैसे ब्लीडिंग होती है तो जब तक क्लॉटिंग नहीं होती है तब तक चिंता होती रहती है, फिर ब्लीडिंग होती है, लेकिन अगर वो क्लॉटिंग हो जाती है तो ब्लीडिंग रुक जाती है। तो आइडियाज पहले आप, अगर कोई बिल्कुल ही ब्लैंक माइंड है, जिसने कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ के समझा नहीं है, वो कोई नई चीज पढ़ता है तो वो दिमाग से बिल्कुल इवेपोरेट कर जाता है, मतलब एक तरह से वाष्प बनकर उड़ जाता है। सो इन ऑर्डर टू मेक द आइडियाज स्टे इन माइंड, यू नीड सम बेस वर्क। तो बेसिक फाउंडेशन बेस वर्क है। और बेसिक फाउंडेशन में एक काम मैं और भी करता हूं, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू डू प्रिसाइज राइटिंग। कैसे पढ़ा जाए, कैसे लिखा जाए, और कैसे बड़ा को छोटा करके लिखा जाए, बिकॉज यू आर सपोज टू राइट इन 150 वर्ड्स, 250 वर्ड्स। दैट इज रियली ए चैलेंज इन द एग्जामिनेशन हॉल। सिर्फ एग्जाम हॉल में लिखना ही नहीं है, कम शब्दों में लिखना है, इकोनॉमी इन द लैंग्वेज को वहां पर फॉलो करना है। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। और फिर जब एडवांस स्टेज में आते हो तो वहां पर आपको पूरे प्रैक्टिस वर्क, और इसके अलावा मैंने, हमारे जो टीम ऑफ टीचर्स है वो एडवांस स्टेज में हर दिन 5 क्वेश्चंस जब क्लास में जाएंगे तो बोर्ड पर लगा रहेगा। ये 5 क्वेश्चंस मेरा मेथड रहा है, मैं जहां भी पढ़ाया हूं। ये 5 क्वेश्चंस क्या करता है पता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे आप मेंस का क्वेश्चन में गलती करते हो तो दैट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट टू मच प्रेशर ओवर यू, बट इफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक इन द सेम क्वेश्चन इन प्रीलिम्स, तो दैट इज गोइंग टू क्वाइट टचिंग फॉर यू। एमसीक्यू क्वेश्चन ज्यादा टच होता है गलत करने पर। तो अगर 5 क्वेश्चंस आपने किया, आपके बाकी सहपाठी ने किया, योर कॉलीग्स, एंड यू कम टू रियलाइज दैट यू हैव सिंपली, यू कैन से, done the 3 questions out of 5 correctly, and one of your colleagues have just performed better than you through, you can say, doing the 5 out of 5 questions. So then definitely you can say you will feel a bit irritated, a bit perturbed, a bit tormented, and next day you will just do the hard work in order to match him, in order to just go ahead with it. तो मतलब यह हुआ कि इससे आपको फायदा यह मिलता है कि आपकी तैयारी धारदार हो जाती है। यू आर गोइंग टू बी मोर शार्प इन द मेथड ऑफ योर प्रिपरेशन। तो वो हमारे लिए एक तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाली चीज होती है। तो 5 आपका यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन करीब करीब रहेगा। आप पढ़ के आओगे, जो टॉपिक आज पढ़ाया जाएगा उस पर कल क्वेश्चन होगा, जो कल पढ़ाया जाएगा उस पर परसों क्वेश्चन होगा।
तो ये चलता रहेगा। इसके अलावा हमारे टीचर ई क्वेश्चन डेली मॉडल आंसर के रूप में कवर करेंगे, ये हमारे प्लान में शामिल है। अब बात रह गई करंट की। तो करंट में मैं बड़ा ही एक इनोवेटिव, जैसे मैंने एक प्रोग्राम भी चलाया था, आपको याद होगा, वो प्रोग्राम है कि हाउ जीएस ट्रेवल दिस वीक। तो ये प्रोग्राम आप देखते थे कि हम उनको वेबसाइट पर चलाते। तो वेबसाइट पर चलाने में दिक्कत क्या होती कि दैट इज क्लास स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी डिस्टेंट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। So although they are watching the lecture, but they are not going to be equally benefited or benefited to the extent we have earlier ordained that they should be. So now we have decided to conduct the same thing in the class. उसमें एक मैं तो कंपलसरी रहूँगा और मेरे साथ असिस्टेंट टीचर्स होंगे जो मैंने ग्रुप ऑफ, मतलब ये जरूरी नहीं कि हमारे मतलब मेन जो टीम ऑफ टीचर्स हैं, क्योंकि मेन टीम ऑफ टीचर्स हो सकता है खाली ना रहें, तो वो तो अपना अपना, जैसे आप मान लीजिए कि सौरभ सर हैं तो वो अपना इकोलॉजी इन्वायरमेंट कराएंगे, तो अपना उसको कराने के साथ करेंट पर तो उनकी पूरी निगाह होगी। आरपी सर है, दे आर ऑल्सो यू कैन से वेरी वोरेसियस रीडर, सो आर गोइंग थ्रू द सो मेनी न्यूज पेपर्स। लोधा सर, दे आर ऑल्सो कॉन्टैक्ट विद न्यूज पेपर्स, क्योंकि हम जो हमारी जो पूरी टीम है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती है। अब क्या होता है कि अब देखिए, अब इस एज में मैं खुद भी बहुत पढ़ता हूँ, तो मेरे जो टीम ऑफ टीचर्स है मेरे छोटे भाई की तरह हैं, तो वो कहीं भी मैचिंग में पीछे नहीं रहना चाहते। वो भी चाहते कि हमारा भी परफॉर्मेंस ठीक उसी और हमारी भी पढ़ाई उसमें कोई कमी ना हो। तो दे ऑल आर वेरी द हार्ड वर्किंग। तो इससे हमें फायदा क्या मिलता है कि हम वो क्लास में अपना करेंट, तो जैसे जो भी टॉपिक पढ़ाते हैं वो अपडेट करते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा हर वीक में मैं चाहता हूं कि हाउ जीएस ट्रैवल दिस वीक, मतलब हमें करेंट एक अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ाना, उसको जो हमारे बाकी सब्जेक्ट्स है दैट शुड बी द सप्लीमेंट्री टू दैट सब्जेक्ट, उसके सप्लीमेंट्री की तरह हो। जैसे मैं आपको बताता हूं, इस वीक में मंडे टू सैटरडे जो डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटी में अगर कोई नई बात हुई, चला देखा गया कि अच्छा ठीक हो। इस बार तो सिटीजनशिप में अमेंडमेंट हुआ है और दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द सिटीजनशिप एक्ट, क्योंकि सिटीजनशिप एक्ट में मान लीजिए 6A की बात आई। तो मुद्दा यही नहीं है कि जो असम के पीपल हैं उनकी, मतलब वहां पर जो बांग्लादेशी 25 मार्च 1971 से पहले आए उनको सिटीजनशिप मिल गया, बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा हुआ है कि असम के लोग जो कहते हैं कि भाई हमारा जो राइट टू ब्रदरहुड है, मतलब लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, तो ये फ्रैटर्निटी के भाव के, ब्रदरहुड के भाव के खिलाफ है। भाई कोई दूसरा आता है फॉरेन नेशनल्स और हमारे ऊपर उसको लाद दिया जाता है बिना हमसे पूछे हुए, तो कोर्ट ने उसका भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से इंटरप्रिटेशन दिया है। उसके बाद उसके साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है कि अगर आपने 6A को एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपको CA एक्ट का, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2014 है, उसका रास्ता खुल गया। और अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का रास्ता खुलेगा तो व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ द पीपल ऑफ असम। तो ये सारे मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए। तो हमारे टीचर तो ऑलरेडी मान लीजिए सिटीजनशिप पढ़ा दिया है उन्होंने, और उन्होंने सारे अमेंडमेंट बताए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के समय से बताए, और उसको उन्होंने ला दिया है प्रेजेंट तक। तो इस वीक में अब सिटीजनशिप एक्ट में क्या संशोधन हुआ है या फिर सेकुलरिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है, तो सेकुलरिज्म ऑलरेडी ट्रेडिशनली पढ़े हुए हैं, अब उसमें वो चीज को जोड़ना है इस वीक में, सो दैट द स्टूडेंट शुड बी अपडेटेड। इसके अलावा हमने उस पर एक बात और भी सोची है, जैसे आर यू मेंटली अलर्ट, दैट मतलब इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड, तो आप उसमें चिंता मत करना। मेंटली अलर्ट का मतलब है कि मैं आपको लगातार डिलीवर कर रहा हूं, आप सुन रहे होंगे, आपका दिमाग भी डाइवर्ट कर रहा होगा, तो थोड़ा सा आप अटेंशन दीजिए। देखिए, एक समस्या ये आती है कि जैसे आप जब ट्रेडिशनली पढ़ाई करते हो तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम सारे सब्जेक्ट पढ़ लें तब करंट पढ़ना शुरू करें, क्योंकि उतना टाइम तक तो वेट नहीं किया जा सकता। तो हम मान लीजिए आपका भी एक सेगमेंट हुआ है, जैसे मान लीजिए पॉलिटी हुआ, इंडियन सोसाइटी हुआ, है ना, हिस्ट्री हुआ और ज्योग्राफी हुआ, लेकिन अब आपका करंट का मुद्दा आ रहा है। तो करंट अब मान लीजिए हो सकता है हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ और करंट भी चल रहा है। तो करंट में अब मुद्दा इकोनॉमी का आ रहा है।
लेकिन इकोनॉमी अभी आपका पढ़ा हुआ नहीं, तो वहां पर ईयर मार्क कर दिया जाएगा, पहले ही बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक जब आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक, तो हो सकता है कि वो टॉपिक उस समय के टीचर के लिए पुराना हो जाए और वो टीचर वैसे ही क्लास में आपको करवा दे। लेकिन नहीं, आप यहां से अगर कॉन्शियस रहोगे तो जब वो टीचर वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो आपको भी ध्यान आएगा कि करंट में सर ने हमको ये बताया था। दूसरी बात है कि हमने करंट में एक और भी रास्ता तलाशा। हमने कहा कि देखिए, करंट अकेला नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे अब जैसे मान लीजिए करंट है, तो मैंने कहा कि देखो, अगर पॉलिटी कहीं या इकोनॉमी कहीं इश्यू है तो इस इश्यू को हम क्यों ना इसको, अगर मान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट से जुड़ा हुआ है, जैसे कोई पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो अगर इस पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो क्या इकोनॉमी का कोई मुद्दा है इस पार्ट से जुड़ा हुआ है, इन पूरी पार्ट का एक स्ट्रक्चर बना के तब हम इस पार्ट पर लाए, क्योंकि इस पार्ट में जो चेंज हो रहा है हो सकता है उसका इस पार्ट पर भी इंपैक्ट पड़े, और हो सकता है उसका इस पार्ट पर भी इंपैक्ट पड़े, और हो सकता है इसका इस पार्ट पर भी इंपैक्ट पड़े। सो माय प्लान इज कि अब इसको लिंक करना है, मतलब वो स्ट्रक्चर बना के करंट को पढ़े, ना कि करंट को अकेला इंफॉर्मेशन के तौर पर पढ़े। क्योंकि अब आप देखो, डेली आप न्यूज़पेपर देखते होगे, संपादकीय भी पढ़ते होगे, या हो सकता है संपादकीय भी नहीं पढ़ पाते होगे, या क्लास कहीं भी आप अटेंड करते होगे तो आपको करंट का क्लास होता होगा, लेकिन 1-2 वीक के बाद वो क्लास आप भूल जाते होगे, क्योंकि आखिर याद रखने का भी तो मोटिवेशन होना चाहिए। इट इज हियर माय स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट गोइंग टू इन्फॉर्म यू कि करंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और उसको हाउ जीएस ट्रैवल्ड दिस वीक में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, हर वीक में क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट को हम उसके साथ जोड़कर देखना चाहेंगे। सो देन दैट इज गोइंग टू बी इनलाइटेड, एंड देन यू विल बी अ थिंकिंग क्रिएचर, एंड देन ग्रेजुअली योर कोर्स ऑफ प्रिपरेशन हैड टू मूव फ्रॉम द gathering of informations to, you can say, to the analysis. तो your approach would be more and more analytical in that situation. मतलब आपका जो approach है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका analytical होता जाए। तो मेरा विश्वास है कि आप लोग जरूर देखोगे और जरूर समझने का प्रयास करोगे, क्योंकि स्टडी एक नया पैराडाइम शिफ्टिंग अप्रोच लेकर आया है, और ये आपके फायदे के लिए है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो, ये हमारा मोटो है। एक बार आप पूरे प्रोग्राम को देखकर उसको असेस करने की कोशिश करिए। तो आज मैं यही समाप्त करता हूँ, फिर लास्ट डे मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के लिए आऊँगा। तो चलो, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू, एंड प्लीज सी माई अदर मेंबर्स, अदर कोलिग्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच।